गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अंशिका, गुड अंशुल, मॉर्निंग वर्षा, सर। भावना, फरहीन, कनिका, कुमार, निधि, गुड मॉर्निंग प्रियंका, सर। पुनीत, जो भी है। गुड मॉर्निंग बेटा। हमने कल जहाँ पे छोड़ा था, दिस इज द लास्ट केस, रेप्लिकेशन फॉर्क पे छोड़ा था। हम बेसिकली डीएनए रेप्लिकेशन में मशीनरी और एंजाइम करके जो हेडिंग है उसको डिस्कस कर रहे थे, और उसमें लास्ट में रेप्लिकेशन फॉर्क आएगा। रेप्लिकेशन फॉर्क क्या होता है, बस वो आपको समझना है, तो ये डीएनए रेप्लिकेशन पूरा होता है। रेप्लिकेशन फॉर्क आप इस तरीके से इमेजिन कर सकते हो कि हमारे पास एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। लाइक मैं इसको अगर डायग्राम से रिप्रेजेंट करूं तो ये एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है जो हेलिक्स की फॉर्म में है, ऐसा कुछ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डीएनए को ओपन करते हैं। दिस इज द केस। मान लीजिए ये डीएनए है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड। इससे पहले ये ऐसे क्वाइल्ड होते हैं एक्चुअली, जैसा आपने पढ़ा है कि डीएनए डबल हेलिकल फॉर्म में होगा। तो दिस लुक्स लाइक दिस। मैंने क्या किया, अनकॉइल कर दिया तो ये सीधा हो गया। तो ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट मैं मान लेता हूँ, ये पॉइंट मेरा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरी साइट। कल आपने लिखा था कि जहां से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट सर होगा। यहीं से स्टार्ट हो गया अभी। हाँ, यहीं से स्टार्ट है। तो ओके ये सर। पॉइंट क्या है, ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है जहां से डीएनए को खोला गया है, तो ये ओरी साइट है। अब प्रोकैरियोट में ये काम करेगा कौन, डीएनए ओरिक साइट से खुलेगा तो, लेकिन यहाँ पे इसको कौन खोलेगा, इसके लिए आपने पढ़ा था कल, एंजाइम आपको चाहिए। सो दैट एंजाइम इज डीएनए गायरेज, है ना। आपने लिखा था प्रोकैरियोट में ये एंजाइम कौन सा है, डीएनए गायरेज। तो डीएनए गायरेज ओरी साइट पे जाके बाइंड करेगा। डीएनए गायरेज दोनों काम करता है, वो इसको अनवाइंड भी करेगा, मतलब उल्टा घुमाएगा। अगर राइट हैंडेड डीएनए है तो वो लेफ्ट हैंडेड घुमा देगा, तो वहां से वो सीधा हो जाएगा। फिर वहां पे वो निक क्रिएट कर देगा। तो ये दोनों काम डीएनए गायरेज करता है। कहाँ से करेगा, दैट इज ओरी साइट। कौन करेगा, दैट इज डीएनए गायरेज। तो ये इस तरीके से हो गया है। अगर ये खुल गया है तो डीएनए इस तरीके से ओपन हो जाएंगे। ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए, एक स्ट्रैंड ये अलग हो गया, एक स्ट्रैंड डीएनए का ये अलग हो गया। तो ये रेप्लिकेशन फॉर्क स्ट्रक्चर क्या लगता है, वाई शेप, है ना। वाई के जैसा स्ट्रक्चर आपको बन के दिखाई दे रहा है। इस तरीके से आपको ये समझ। अब जैसे ही डीएनए गायरेज इसको ओपन कर देगा तो टेंडेंसी ये है कि हो सकता है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर है, पास पास आएंगे तो फिर डबल स्टैंडर्ड हो जाएंगे। तो ये ना हो, इसके लिए यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स आ जाएंगी जो इसको इसी फॉर्मेट में रखेंगी। अगर प्रोटीन यहाँ डीएनए से बाइंड कर जाएंगी तो फिर ये दोनों आपस में एटीजीसी अगर हुए भी तो ये नहीं हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप कर पाए। ये प्रोटीन्स क्या है, दीज आर एसएसबी प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। कल आपने इनका नाम भी लिखा था। तो ये एसएसबी प्रोटीन दोनों स्ट्रैंड पे आके बाइंड कर रही है। अब यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज आएगा और डीएनए पॉलीमरेज अपना काम करेगा। तो डीएनए पॉलीमरेज कैसे काम करता है, तो डीएनए पॉलीमरेज काम करता है 5 to 3 डायरेक्शन में। कल आपने लिखा था कि डीएनए पॉलीमरेज कैसे करेगा, 5 to 3। अच्छा, डीएनए इधर खुल रहा है, इस साइड में डीएनए की ओपनिंग हो रही है ना, क्योंकि यहाँ से ये बढ़ता जाएगा तो ये चेन फैलती जाएगी, ऊपर से खुलता चला जाएगा तो कॉपी होता जाएगा। तो इस अगर ये डायरेक्शन है रेप्लिकेशन का कि हमें ऊपर नीचे तो है ही नहीं डबल स्टैंडर्ड, ऊपर है, तो ऊपर से हम इसे खोलते जाएंगे और रेप्लिकेट करते। तो डीएनए पॉलीमरेज जब आके काम करेगा तो डीएनए पॉलीमरेज केवल 5 प्राइम to 3 प्राइम काम करता है। अब अगर 5 प्राइम to 3 प्राइम करता है तो लाइक इस तरीके से मान लेते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज आके डीएनए जो बनाना शुरू करेगा वो इस डायरेक्शन में करेगा, ये डायरेक्शन। अब ये डायरेक्शन क्या है, 5 प्राइम to 3 प्राइम, है ना। डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो अपना काम खुद स्टार्ट नहीं कर सकता, उसे स्टार्ट करने के लिए किसी की जरूरत पड़ेगी। तो दैट स्ट्रक्चर वो हमने कल क्या पढ़ा था, वो था आरएनए का स्ट्रैंड। एक छोटा सा आरएनए का टुकड़ा होगा जो इसको स्टार्ट करेगा। स्टार्ट नहीं कर सकता, जैसे मान लीजिए होता है ना कि आपको कोई धक्का दे दे तो आप दौड़ लोगे, खुद से आप जीरो से स्टार्ट नहीं कर सकते।
तो जीरो से स्टार्ट डीएनए पॉलीमरेज भी नहीं करेगा। डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, एक एक्सटेंडन कर सकता है, किसी स्ट्रैंड को एक्सटेंड तो कर सकता है इनफाइनाइट लेंथ तक, लेकिन स्टार्ट नहीं करेगा। तो जीरो से कुछ न्यूक्लियोटाइड कौन कॉपी करेगा, ये आरएनए करेगा। तो ये हमारा क्या बन गया, ये आरएनए का प्राइमर है। कल आपने आरएनए का प्राइमर लिखा है, कौन बनाएगा, एंजाइम प्राइमेज बनाता है। तो हमें छोटा सा आरएनए का प्राइमर चाहिए, उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आके बाइंड करेगा, और डीएनए पॉलीमरेज जो है वो अपना काम करता रहेगा, वो इसको एक्सटेंड करके आगे ले जाता रहेगा। तो ये डीएनए पॉल 3 है। अगर कहा जाए कि कौन सा डीएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है, तो डीएनए पॉलीमरेज 3 बाइंड। तो ये वाली बात। अब अगर डीएनए पॉलीमरेज 5 to 3 इसको एक्सटेंड कर रहा है, ये आगे से खुलता जाएगा, ये एरो है, ये आगे कॉपी होता जाएगा इनफाइनाइट, जहां तक इसकी लेंथ जा रही है वहां तक जाएगा। तो डीएनए अगर 5 to 3 में बन रहा है, जो हमेशा इसी डायरेक्शन में बनेगा, तो इसका मतलब जो ये वाला स्ट्रैंड है ये कैसा होगा, ये 3 to 5 होगा, क्योंकि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। इसका मतलब इसकी पोलरिटी क्या होगी, ये 3 होगा, और 3 वाला स्ट्रैंड फिर ये यहाँ से यहाँ जाते जाते ये, तो ये 5 प्राइम, आप चाहे तो यहाँ पे लिख लीजिए, ये 5 प्राइम है ना। 3 to 5 अगर ये होगा, तो 5 to 3 जो है वो आप काम कर पाएंगे, है ना, क्योंकि दोनों स्ट्रैंड एंटी पैरेलल होते हैं। अब यहाँ पे जो भी सीक्वेंस होगा, लाइक यहाँ पे अगर एडेनिन है, तो यहाँ इसके सामने क्या आएगा, डी एटीपी, डीऑक्सी एडेनो, सॉरी डी टीटीपी। एडेनिन के सामने क्या आता है, थाइमीन। अगर मान लीजिए यहाँ पे जी होता, तो जी के सामने यहाँ पे क्या आएगा, डी सीटीपी, डीऑक्सी साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट। कल आपने वो भी लिखा था। ये डुअल पर्पस का काम करते हैं, एक तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो जाएगी, दूसरा इनमें जो फॉस्फेट बॉन्ड है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने में जो एनर्जी चाहिए उसको देते जाएंगे, और ये इस डायरेक्शन में एक्सटेंड कर, क्योंकि यहाँ पे डीएनए की सिंथेसिस कॉन्टिन्यूअस है, होती ही चली जा रही है। इसीलिए इस वाले स्ट्रैंड को, जो ये वाला टेम्पलेट डीएनए है, ये क्या कहलाएगा, इसको बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड वो डीएनए टेम्पलेट है, इट्स ए डीएनए टेम्पलेट। लीडिंग स्ट्रैंड वो होता है जिसपे कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस होती है, रेड वाला जो है वो लगातार बनता चला जाएगा जब तक पूरा का पूरा डीएनए रेप्लिकेट नहीं कर जाता। लेकिन इधर अगर आप देखोगे तो डीएनए यहाँ तो खुल नहीं रहा, तो जब इतना खुला है तो यहाँ बनेगा, फिर मान लीजिए ये डीएनए यहाँ से खुल गया तो इसके पीछे बनेगा, फिर यहाँ से खुल गया तो फिर इसके पीछे बनेगा। तो ये वाला जो स्ट्रैंड है यहाँ टुकड़ों में बनेगा, बनेगा वैसे ही जैसे यहाँ बना रहे हैं, क्योंकि डीएनए का रेप्लिकेशन तो 5 to 3 होता है। अगर ये वाला 3 to 5 है, तो ये वाला स्ट्रैंड कैसा होगा, 3 to 5 होगा। अब मान लीजिए यहाँ पे भी मैं रेड लाइन ऐसे ही बनाऊं और एरो ऊपर कर दूं, तो 5 to 3 ये भी होगा, 5 to 3 ये भी होगा। तो ये तो एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। जबकि डीएनए कैसा होता है, एंटी पैरेलल होते हैं, दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे इधर से नीचे की तरफ डीएनए बनना शुरू होंगे, जैसे जैसे खुलता जाएगा वैसे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बनेगा वैसे ही जैसे आप बना रहे थे, लाइक ये टुकड़ों में बनेगा, इतना सा बना, फिर ऐसे यहाँ पे ये बना, फिर ऐसे यहाँ पे ये बना, इस तरीके से। और सब वही है ना, 5 to 3, यानी ये 5 to 3 बना, ये 5 prime to 3 prime बना, ये 5 prime to 3 prime बना, ऐसा। अब थोड़ा सा और खुलेगा, जब ये और चौड़ा होगा, तो ये तो लाइन एक्सटेंड कर जाएगी, पीछे से केवल इतना टुकड़ा बनेगा। फिर ये और खुलेगा तो ये लाइन आगे चली जाएगी, पीछे से एक और बनेगा, फिर ये आगे जाएगा, ये पीछे से बनेगा। तो ये टुकड़ों में बनेगा और ये लगातार बनता जाएगा। इसको आप बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस, जो लीडिंग स्ट्रैंड पे होती है। ये टुकड़ों में बना है तो ये कहलाता है डिसकॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस, जो लैगिंग स्ट्रैंड पे होती है। ये स्ट्रैंड क्या कहलाएगा, लैगिंग स्ट्रैंड। और यहाँ पे भी सेम, प्राइमर से ही काम होगा, बिना प्राइमर के ये नहीं हो सकता। जैसा आपने बनाया है वैसे छोटे छोटे प्राइमर आएंगे, एवरी टाइम यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज आके इसको कॉपी करेगा। जैसे आपने लीडिंग स्ट्रैंड पे बनाया वैसे ही डीएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करते जाएंगे और सिंथेसिस होती जाएगी। इन्हीं टुकड़ों को, ये जो पीसेस में डीएनए बने, इनको बोलते हैं ओकाजाकी। जापानीज है जिन्होंने इनको स्टडी किया, फ्रैगमेंट्स। और इनके लिए लिखा था कि बाद में जब इनको जोड़ा जाएगा, ये छोटे छोटे जो गैप क्रिएट होंगे, इनको जब जोड़ा जाएगा तो जोड़ने के लिए आपको डीएनए लाइगेज चाहिए।
ये रेप्लिकेशन फॉर्क, हालांकि बुक में जो बनाया उसमें सिर्फ लीडिंग लैगिंग यही सब दिखाए हैं, मैंने आपको जितना कुछ लिखा था वो सबको डायग्राम में भी ला के दिखा। सबसे पहले हमें चाहिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। एक ही बार रिपीट करूंगा, आराम से सुन लीजिएगा, है ना? तो सबसे पहले हमें चाहिए पूरे डीएनए में कोई एक पॉइंट जहां से रेप्लिकेशन शुरू होगा। जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया का डीएनए कैसा होता है, तो आपने पढ़ा बैक्टीरिया का डीएनए डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया का डीएनए ये है, प्रोकैरियोट में ई कोलाई में डबल स्टैंडर्ड। इसको कहीं से तो खोलना शुरू करोगे, तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप खोलोगे दैट विल बी ओरी साइट। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वो जगह है जहां से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले ओरी साइट पे जाके बाइंड कौन करेगा? डीएनए गायरेज। नमस्ते बेटा। डीएनए गायरेज जब बाइंड करेगा तो डीएनए गायरेज क्या करेगा? इसको उल्टा घुमाएगा, यानी अनवाइंड करेगा, और वहां पे जाके जो बॉन्ड होंगे हाइड्रोजन बॉन्ड उनको तोड़ेगा, तो निक क्रिएट कर दिया जाएगा। उसके बाद इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाके डीएनए खुलना शुरू होगा। तो डीएनए ऊपर खुलता जा रहा है। जब डीएनए खुल जाएगा तो बीच में से दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएंगे। ये दोनों स्ट्रैंड वापस ना जुड़ सके, फिर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो जाए, इसके लिए इनको थोड़ी देर के लिए सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन आके इसको डीस्टेबलाइज कर देंगी। आपने लिखा था इनको डी हेलिक्स डीस्टेबलाइजिंग प्रोटीन भी कहते हैं। तो एसएसबी प्रोटीन आएंगी और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से बाइंड कर। अब थोड़ी देर तक ये खुला रहेगा, क्योंकि अब ये प्रोटीन्स आ गई तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग नहीं हो सकती है। अब क्या होगा? अब हमें चाहिए डीएनए पॉलीमरेज जो कॉपी करेगा। कॉपी करता है केवल 5 to 3 डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन करता है। हाईली एफिशिएंट है, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है, वो सब आपने देखा। ये मान लीजिए अगर बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म है, ये पूरा पेज साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म में ऑलरेडी आपके पास डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स अवेलेबल है। तो डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? साइटोप्लाज्म से डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड को उठाएगा और जो भी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग रूल के सामने आने चाहिए उन सबको रखता चला जाएगा। एडेनिन है तो यहाँ पे आएगा डी टीटीपी, यहाँ ग्वानिन है तो यहाँ पे आएगा डी सीटीपी, यहाँ साइटोसिन होता है तो यहाँ पे आता है डी जीटीपी, यहाँ थाइमीन होता है तो यहाँ पे आता है डी एटीपी। लाइक दिस सब रख दिए, बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है वो रख दिए गए केवल। अब क्या होगा? इनमें जो हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड है उससे एनर्जी आएगी और उनके बीच में फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना के इसको जोड़ दिया जाए। सारा काम डीएनए पॉलीमरेज 3। लेकिन डीएनए पॉलीमरेज 3 की एक प्रॉब्लम है कि ये जीरो से स्टार्ट नहीं कर सकता। शुरू के जो लगभग 9 से 10 बेस पेयर होते हैं जो आरएनए की वजह से बनते हैं। आरएनए पॉलीमरेज है। आरएनए प्राइमर कैसे बनता है? प्राइमेज से, एंड दैट इज अ काइंड ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। तो यहाँ पे पॉलीमराइजेशन जो है वो आरएनए करेगा, उसके बाद डीएनए एक्सपेंड कर। इस डायरेक्शन में अगर देखोगे तो ये कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस होती चली जाएगी। सो दैट विल बी द लीडिंग स्ट्रैंड। इसको आप बोलोगे कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस। जिस स्ट्रैंड पे होती है वो क्या कहलाता है? लीडिंग स्ट्रैंड। जिस पे टुकड़ों में डीएनए बनेंगे वो क्या कहलाएंगे? लैगिंग स्ट्रैंड के। दोनों ही डीएनए टेम्पलेट है, ये भी डीएनए टेम्पलेट। कल आपने लिखा था कि टेम्पलेट डीएनए दोनों ही होते हैं। तो डीएनए टेम्पलेट लीडिंग स्ट्रैंड भी है, लैगिंग स्ट्रैंड भी है। तो उसके हिसाब से ये बन गया, सिंथेसिस होती रहेगी। बाद में क्या होगा? जब सारा कुछ बन जाएगा तब इन फ्रेगमेंट्स को डीएनए लाइगेज आके जोड़ देंगे। तो यहाँ पे भी जो डीएनए ये फिर से कॉइल कर जाएगा, तो ये पैरेंटल पे डॉटर बन गया, ये पैरेंटल पे डॉटर बन गया। उस हिसाब से ये सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन हो गया। कल जो आपने लिखा था उसको अगर रिप्रेजेंट करोगे तो इट लुक्स लाइक दिस। सर हाँ, बोलो बेटा। सर ये फ्रेगमेंट्स क्यों बन रहे हैं? फ्रेगमेंट्स क्यों बन रहे हैं मतलब क्या है बेटा? इधर इधर थोड़ा डीएनए खोल रहा है, पीछे से खोल रहे हो। अब ये पॉइंट जो अभी है आपने वो अगर यहाँ पहुंचा दिया तो कितना हिस्सा तो ओपन हुआ, यहाँ तो बन ही चुका है। अब इतने हिस्से में क्या बनोगे? डीएनए तो बनाओगे। फिर ये पॉइंट यहाँ से निकल के अगर यहाँ पहुंच गया तो इतना हिस्सा ओपन हुआ, तो फिर यहाँ एक फ्रेगमेंट बनेगा। फिर ये पॉइंट निकल के यहाँ से जाएगा तो फिर यहाँ पे एक हिस्सा बनेगा। ये भी बात तो है। यहाँ तो एरो ऊपर है, जैसे जैसे खुलता जाएगा वैसे वैसे कॉपी करते जाओ। बट यहाँ तो पीछे पीछे बना रहे हो ना, आप आगे तो ना बना सकते। ऐसा तो ना कि इधर से ऐसे होगा और इधर से ऐसी सिंथेसिस। एक डायरेक्शन ये है तो दूसरा नीचे की तरफ हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। टुकड़ों में पीछे पीछे बनता है।
हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट डीएनए रेप्लिकेशन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट इज ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या कहलाता है? अभी हमने डीएनए से डीएनए बनाया, अब हम डीएनए से एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए बनाए। इन जनरल अगर आप ट्रांसक्रिप्शन को डिफाइन करें, व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास डीएनए है। सिंपल लैंग्वेज में अगर आप लिखोगे तो आप कहते हैं कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। इसके लिए जो एंजाइम चाहिए वो है डीएनए डिपेंडेंट, क्योंकि आप डीएनए से बना रहे हो और बना क्या रहे हो, आरएनए, तो ये कहलाएगा आरएनए पॉलीमरेज। इसको शॉर्ट में आरएनए पॉल लिखा जाए। जैसे अभी आपने डीएनए पॉलीमरेज पढ़ा, वैसे ये आरएनए पॉलीमरेज। पहले हमने डीएनए से डीएनए बनाया था, तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज था। अब डीएनए से आरएनए बना रहे हैं, तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये सबसे नॉर्मल डेफिनेशन है, मोस्ट ऑफ द केस में आपको यही मिलेगा कि डीएनए से एमआरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन क्या है। बट यहाँ पे गलतियां हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से गलत हो जाएगा। क्या गलत है? एक तो ये चीज गलत है कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड से एमआरएनए नहीं बन सकता, एक ही से बनेगा। जैसे डीएनए रेप्लिकेशन में तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट डीएनए थे, 3 to 5 वाला भी 5 to 3 वाला भी, दोनों से हमने डीएनए बनाए। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में ऐसा नहीं हो सकता, केवल एक स्ट्रैंड से ही आरएनए बनेगा, दोनों से नहीं बनेगा। तो यहाँ पे डीएनए की जगह क्या लिखना चाहिए था हमें, टेम्पलेट डीएनए, बिकॉज केवल एक स्ट्रैंड ऐसा होगा जिससे ये काम आप कर पाओ। दूसरी चीज, ऐसा भी नहीं है कि ट्रांसक्रिप्शन में केवल एमआरएनए ही बनता है। कोई भी आरएनए अगर बनेगा टेम्पलेट डीएनए से तो प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन ही कहलाएगा। वो बात अलग है कि आपको सिलेबस में केवल एमआरएनए पे फोकस करना है, आपके सिलेबस में एमआरएनए का फॉर्मेशन डिस्कस किया गया। लेकिन अगर यहाँ पे टीआरएनए भी बने या राइबोसोमल आरएनए भी बने, तब भी वो ट्रांसक्रिप्शन ही कहलाएगा। तो एक्चुअली यहाँ पे ऑल टाइप ऑफ आरएनए है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैसेंजर आरएनए। तो ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा फॉर्मेशन ऑफ आरएनए, कोई भी हो, फ्रॉम टेम्पलेट डीएनए इन प्रेजेंस ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू पे ये ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। ये तो डेफिनेशन हो गई, लिटरल डेफिनेशन की ये चीज है। अब बात आती है कि चेंजेस क्या आएंगे। एक तो डीएनए से जब आप आरएनए बनाओगे तो आपको ये ध्यान में रखना है कि थाइमीन की जगह आरएनए में यूरेसिल होता है। मतलब कहीं पे डीएनए में ए है तो उसके सामने कॉपी करके आप टी लाते, लेकिन अब आप बना रहे हो आरएनए, तो टी की जगह क्या आएगा, बेसिकली यू, यूरेसिल आएगा, है ना। और दूसरा कि दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट डीएनए नहीं हो सकते। तो कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि इन आरएनए जो थाइमीन है इज रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल। एक तो टी और यू का डिफरेंस याद रखेंगे, है ना। अंडरस्टूड है बट गलतियां कर देते हैं, जो चीजें बहुत इजी होती हैं वो भी क्वेश्चन गलत। तो ये ध्यान रखना है कि टी नहीं आएगा, टी लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो डीएनए है, यू लिखा हुआ है तो इसका मतलब आरएनए। दूसरी चीज क्या है कि दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट डीएनए नहीं हो सकते, बोथ डीएनए स्ट्रैंड्स can't work as template। दोनों टेम्पलेट के तरीके से काम नहीं कर सकते।
क्यों नहीं कर सकते, अब उसकी बात करते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ टू रीजन। ऐसा होने के दो रीजन कि दोनों स्टैंड टेम्पलेट क्यों नहीं बना सकते। ठीक है, पहला रीजन क्या है। मान लीजिए हमारे पास डीएनए है, ये 3 to 5 है, तो दूसरा डीएनए क्या बनोगे आप, दूसरा बनेगा 5 to 3। मान लीजिए यहाँ पे सीक्वेंस है ATCCGATACG। तो डीएनए ये भी है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनेगा, यहाँ पे आएगा TAGGCTATGC। ये दोनों डीएनए के स्ट्रैंड थे, बस मैंने खोल के रख दी। इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और ये हेलिकली कॉइल्ड होते तो डीएनए होगा। मान लीजिए मैंने ओपन करके, अब मैं आपसे कहूँ कि ये वाला डीएनए इससे एमआरएनए बना लेते हैं। एमआरएनए में भी हम पढ़ेंगे कि जो आरएनए पॉलीमरेज है ये भी 5 to 3 ही काम करता है। जैसे डीएनए पॉलीमरेज 5 to 3 काम करता है, वैसे आरएनए पॉलीमरेज भी 5 to 3 काम। इसका मतलब ये है कि इस पे जब आप, ये तो डीएनए हो गया, ये टेम्पलेट डीएनए, ये भी टेम्पलेट डीएनए। अब इस डीएनए पे मान लीजिए जब आप आरएनए बनाओगे तो आरएनए कैसे बनेगा, 5 to 3। तो ये 5 प्राइम है और ये 3 प्राइम, एक दूसरे के एंटी पैरेलल। जब इस पे बनाओगे तो इधर बन जाएगा, एंटी पैरेलल बनाने हैं तो 5 prime to 3 prime, तो ये एंटी पैरेलल हो गया। क्या कॉपी करके आएगा, ए के सामने यहाँ टी आना चाहिए, लेकिन आरएनए है तो क्या आएगा, यू। यू ए जी जी सी, ए के सामने टी नहीं आ सकता, यू ए, ए के सामने टी नहीं आ सकता, ये यहाँ पे ऐसे आएगा। यहाँ क्या आएगा, यहाँ ए, यहाँ यू, सी सी जी, यहाँ ए, यहाँ यू, यहाँ ए, यहाँ सी, यहाँ जी। तो मान लीजिए मैंने 2 आरएनए बना दिए कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग रूल के हिसाब से। अब क्या होगा, आपको पता तो भाई, 12th में आपने पढ़ा है कि जो एमआरएनए पे कोडॉन होते हैं वो 3 3 लेटर्स की फॉर्म में होते हैं। तो मान लीजिए ये एक कोडॉन होगा, ये एक कोडॉन होगा, ये एक कोडॉन होगा, और ऐसे मान लीजिए आगे, ऐसे इधर से रीड करोगे तो एक ये कोडॉन होगा, एक ये कोडॉन हो जाएगा, एक ये कोडॉन हो जाएगा, और ये आगे डॉटेड लाइन बहुत सारे होते हैं। अब इनसे जब अमाइनो एसिड्स आएंगे, जब इनके पॉलीपेप्टाइड बनाओगे तो यहाँ पे मान लीजिए एक्स अमाइनो एसिड है, यहाँ वाई है, यहाँ जेड है, यहाँ पता चला ए हो गया, यहाँ पता चला बी हो गया, यहाँ पता चला सी हो गया। मतलब ये तो जो रेड से मैंने बनाया वो एमआरएनए हो गया दोनों का। और पता चला कि फिर यहाँ पे जो एक्स वाई जेड है, यहाँ से क्या बन जाएगा, पॉलीपेप्टाइड यानी प्रोटीन। यहाँ से भी ये क्या बन जाएगा, सीबीए, दैट इज पॉलीपेप्टाइड यानी प्रोटीन। तो पता चला कि अब ये एबीसी वाली प्रोटीन है, ये एक्स वाई जेड वाली प्रोटीन। एक ही डीएनए से दो प्रोटीन बन गई, जो कि नहीं हो सकता। अगर मेंडल के हिसाब से भी कहा जाए तो एक जीन से एक फिनोटाइप यानी एक प्रोटीन गवर्न होती है। 1 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड का कॉन्सेप्ट, एक जीन से दो पॉलीपेप्टाइड नहीं बन सकते। तो दैट इज द फर्स्ट रीजन कि हम दोनों डीएनए को एज ए टेम्पलेट डीएनए इन ट्रांसक्रिप्शन यूज नहीं कर सकते। तो ये पहला रीजन है। टू डिफरेंट प्रोटीन्स यानी पॉलीपेप्टाइड्स आर नॉट पॉसिबल फ्रॉम द सेम जीन। जीन मतलब अभी यहाँ के हिसाब से डीएनए, तो एक डीएनए से दो पॉलीपेप्टाइड पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। पहला रीजन जिसकी वजह से दोनों डीएनए टेम्पलेट का काम नहीं कर सकते वो ये रहा है।
क्योंकि अगर आपने दोनों डीएनए को टेम्पलेट यूज करके दोनों पे एमआरएनए बनाया, चलो एक लेफ्ट में एक राइट में ऐसे बना भी लिया, तब भी दो एमआरएनए से दो पॉलीपेप्टाइड बन जाएंगे, क्योंकि दोनों के कोडॉन्स अलग अलग हो, है ना भाई। यहाँ पे यूएजी कोडॉन है, यहाँ पे ए सी जी आ रहा है, या जी सी यू आ रहा है, यहाँ पे जी ए यू आ रहा है, या ए यू जी आ रहा है, यहाँ पे यू सी सी आ रहा है। तो कोडॉन बदल जाएंगे तो उनका मीनिंग यानी कि अमाइनो एसिड बदल, अमाइनो एसिड बदल जाए तो यानी कि प्रोटीन बदल। तो अगर एक जीन से दो प्रोटीन बन जाए तो ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, एक जीन से एक ही प्रोटीन या एक ही पॉलीपेप्टाइड। सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ये पहला रीजन है कि दोनों डीएनए टेम्पलेट का काम नहीं करते। दूसरा रीजन क्या है, अगर मान भी लिया जाए कि चलो ये पॉसिबिलिटी है, तो ये जब एमआरएनए बनेगा रेड लाइन वाला और ये जो एमआरएनए बनेगा रेड लाइन वाला, ये भी तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अगर दो डीएनए एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो दो आरएनए के स्ट्रैंड भी तो एक दूसरे के अपोजिट हैं। दोनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से पेयरिंग करके कॉइल कर लेंगे। और अगर एमआरएनए का डुप्लेक्स बन गया, एमआरएनए अगर डबल स्ट्रैंडेड हो गया, जैसे डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, तो अगर एमआरएनए डबल स्ट्रैंडेड हो गया, तो फिर इससे आगे प्रोटीन कैसे बनेगी, क्योंकि प्रोटीन बनाने के लिए हमें सिंगल स्टैंडर्ड एमआरएनए की जरूरत होती है। तो एक ये रीजन भी है कि अगर दो आरएनए एक साथ बने तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। दोनों आरएनए आरएनए का हाइब्रिड यानी आरएनए का डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बना देंगे, एंड दैट इज नॉट यूजेबल फॉर ट्रांसलेशन। आने वाले स्टेप में वो यूज नहीं हो सकता। तो सेकंड रीजन ये है कि बोथ आरएनए इफ फॉर्म, अगर हम मान लें कि दोनों आरएनए बने, तो होगा क्या, विल फॉर्म डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। इसको बुक में आरएनए डुप्लेक्स लिखा हुआ है। और अगर ऐसा हुआ तो देयर इज नो ट्रांसलेशन, प्रोटीन की सिंथेसिस आगे होगी ही नहीं फ्रॉम आरएनए डुप्लेक्स। आरएनए अगर डबल स्ट्रैंडेड है तो उससे प्रोटीन नहीं बन सकता। हो गया बेटा। यस सर। यस सर। तो ये हमारी पॉसिबिलिटी हो गई कि भाई क्या ध्यान में रखना है, ध्यान में ये रखना है कि टी की जगह यू, और दूसरी चीज ये कि आपको दोनों डीएनए को एज ए टेम्पलेट यूज नहीं करना। ठीक। अब हम पढ़ते हैं कि एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट का स्ट्रक्चर कैसा है। हम फिर से हम आरएनए बनाते हैं, वो बात वहीं खत्म हो गई कि दोनों तो यूज नहीं होंगे, कौन सा यूज होगा वो देखेंगे भी। मैं डीएनए को सिर्फ कॉइल नहीं कर रहा हूँ, बाकी ये दोनों डीएनए के स्टैंड। ठीक। अगर ये 3 to 5 है तो ये कैसा होगा, 5 to 3। सो दीज आर डीएनए स्ट्रैंड। अब जैसे डीएनए का रेप्लिकेशन आपने पढ़ा कि वो एक पॉइंट से स्टार्ट होता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ऐसे जीन की डेफिनेशन आप क्या पढ़ते हो कि जीन एक छोटा सा डीएनए का सीक्वेंस है जो किसी एक पॉलीपेप्टाइड को आप कह सकते हैं ट्रांसलेट करता है या बनाता है। अब डीएनए में तो बहुत सारे जीन होंगे, तो एक्चुअली जीन शुरू कहाँ से होगा, है ना। ट्रांसक्रिप्शन अगर आपको करना है, डीएनए से एमआरएनए बनाना है, तो आप कहाँ से शुरू करोगे, डीएनए तो बहुत बड़ा है, और एक डीएनए पे मान लीजिए 1000 जीन है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा जीन कहाँ से शुरू हो रहा है। तो वहां यहाँ पे भी ऐसा एक पॉइंट है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ये मान लीजिए मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूँ डीएनए में। सो दिस इज द पॉइंट, ये जो पॉइंट है
जहाँ पे एरो लगा हुआ है, ये कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, TSS, जहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा। तो इसको क्या बोलते हैं? TSS, मतलब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। तो ये TSS है, जहां से आप शुरू, ठीक। शुरू करने में इसके राइट साइड में RNA बनेगा, तो इसके राइट साइड में जितने भी बेस पेयर आएंगे टुवर्ड्स दिस साइड, ये कहलाते हैं डाउन स्ट्रीम। इसको हम प्लस से शो कर, और इससे पहले जितने भी बेस पेयर होते हैं वो कहलाते हैं अप स्ट्रीम। इसको हम नेगेटिव साइन से शो कर। अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि एक DNA है जिसमें +20 से ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, तो +20 का मतलब है कि TSS साइड से 20 बेस पेयर के बाद से आपको कॉपी करना है, ठीक है। तो +20 का मतलब TSS साइड से 20 आप नाइट्रोजनस बेस पेयर में, मान लीजिए DNA पेयर है, तो पेयर में छोड़ के उसके आगे से कोई बात करें। अगर लिखा है -10, तो इसका मतलब इससे 10 बेस पेयर पहले की कोई बात। तो माइनस और प्लस का मतलब है डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। ये बात क्लियर हो गई? तो DNA बेसिकली कहाँ से स्टार्ट होगा? ये DNA से mRNA कहाँ से बनेगा? यहाँ से। RNA बनता कैसे है, RNA पॉलीमरेज कैसे काम करता है, मैंने भी बताया कि वो 5 to 3 ही काम करेगा। अगर 5 to 3 काम करेगा तो ये 3 to 5 है, तो यहाँ पे 5 to 3 बनेगा। इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ से RNA बनाऊंगा भी, तो RNA यहाँ से बनना शुरू होगा, लाइक दिस। ऐसे mRNA बनता जाएगा इस डायरेक्शन में। तो ट्रांसक्रिप्शन केवल इस डायरेक्शन में हो सकता है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन कैसे होगा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम, फिक्स है। इसका मतलब जो ऊपर वाला स्ट्रैंड है, ये वाला जो 3 to 5 आपने बनाया है, ये क्या कहलाएगा? ये टेम्पलेट होगा, है ना। जो अपने इसको वहां पे जगह नहीं है, नीचे लिख देता हूँ कि यहाँ पे जो स्ट्रैंड आपने 3 to 5 बनाया है, दैट इज अ टेम्पलेट DNA। टेम्पलेट DNA स्ट्रैंड, इसी को आप बोलते हैं नॉन कोडिंग और मास्टर स्ट्रैंड, क्योंकि यही काम होगा, यही काम का है। जो 5 to 3 बना रहे हैं आप नीचे वाला, वो कहलाता है कोडिंग स्ट्रैंड। तो आपको ऊपर वाला जो है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ कि ये वाला जो स्टैंड है, ये हो गया हमारा टेम्पलेट, और टेम्पलेट का मतलब ये नॉन कोडिंग है। और नीचे वाला जो है वो हमारा हो गया कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग वाले का कुछ नहीं होगा, क्योंकि केवल एक ही यूज हो सकता है, तो हम कौन सा यूज करेंगे? ऊपर वाला। अब बात आती है कि ट्रांसक्रिप्शन शुरू तो यहाँ से होगा, RNA पॉलीमरेज यहाँ से कॉपी करना शुरू कर देगा। लेकिन RNA पॉलीमरेज जब इस टेम्पलेट DNA पे, यानी नॉन कोडिंग स्ट्रैंड पे बाइंड करता है, तो बाइंड कहाँ पे करता है? उसके लिए TSS साइड से कुछ बेस पेयर पहले, लाइक यहाँ पे एक सीक्वेंस होता है जिसको हम प्रमोटर बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? प्रमोटर। तो प्रमोटर वो जगह है जहां पे अभी हम पढ़ेंगे कि RNA पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा, और फिर यहां से यहां तक वो कुछ नहीं करेगा, अपना पेस मेंटेन करेगा। एग्जैक्टली 0 के बाद जब +1 आएगा, तो यहाँ से कॉपी करना शुरू कर देगा और RNA बनेगा। यहाँ से यहाँ तक बीच में जो जगह है, यहाँ कुछ नहीं होगा। तो ये, जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि मुझे बाइक को 10 RPM पे रखना है, तो क्या बाइक को जब आप किसी भी इंजन या किसी भी पहिए को जब आप स्टार्ट करोगे, तो क्या उसका जो RPM है वो शुरू में ही आ जाएगा? शुरू में तो नहीं आएगा, क्योंकि वो पंखा रुका हुआ है। अब 0 से 10 RPM ले जाने में भी तो कुछ सेकंड्स लगे होंगे ना, वो टाइम नहीं काउंट करना है। आपको अगर कहा जाए कि 10 RPM पे लेके जाना है, तो 0 से 10 में टाइम लगा वो तो इग्नोर है। 10 RPM जब हो जाए उसके बाद कितना टाइम लगेगा वो आप देख लीजिए। तो ऐसे यहाँ पे भी है कि RNA पॉलीमरेज को अपना स्पीड मेंटेन करने के लिए कुछ यहाँ पे गैप चाहिए,
जब स्पीड मेंटेन हो जाएगी तो जीरो से आगे जैसे वो क्रॉस करेगा वो अपने आप कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर लाने लगेगा और ये काम स्टार्ट। इसलिए प्रमोटर और टीएसएस साइट के बीच में थोड़ा सा गैप आता है, ये गैप रहेगा। ठीक है? कब तक एमआरएनए कॉपी होता रहेगा? जब तक यहाँ पे जीन है, जीन कहीं ना कहीं तो खत्म होगा, तो जहाँ पे खत्म होगा वो जगह क्या कहलाएगी? तो मान लीजिए कि यहाँ पे जीन खत्म हो रही है, ये तो ये जो सीक्वेंस है ये क्या है? ये टर्मिनेटर। तो प्रमोटर, टर्मिनेटर। अब जीन कितनी है? वो यहां से लेके यहां तक, ये केवल इतना सा हिस्सा कॉपी होके आरएनए बने। तो इतने हिस्से को क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड सिस्ट्रॉन। आपको इस चैप्टर के स्टार्ट में सिस्ट्रॉन पढ़ा, स्ट्रक्चरल जीन जो एग्जैक्टली कॉपी हो रहा है वो सिस्ट्रॉन। टर्मिनेट करने के लिए चाहिए, इसको कॉपी नहीं करते। प्रमोटर बाइंड करने के लिए चाहिए, यहाँ से एमआरएनए नहीं बनेगा, कॉपी नहीं होगा। कॉपी केवल जीरो से मतलब +1 से लेके और टर्मिनेटर से ठीक पहले तक ही कॉपी हो। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी। इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। किसी भी ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में आपको प्रमोटर, टर्मिनेटर, सिस्ट्रॉन, और सिस्ट्रॉन और प्रमोटर के बीच में एक गैप आएगा, ये चीज कंपलसरी है, फिक्स है। अब आपसे ये कहा जाता कि जो प्रमोटर है ये तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए डीएनए है, ब्लू लाइन जो बनी है दोनों। तो प्रमोटर यहाँ पे भी कुछ होगा तो यहाँ पे भी कुछ होगा, इधर टर्मिनेटर के ऊपर भी होगा नीचे भी होगा। ऊपर वाला डीएनए कॉपी करके एमआरएनए बना दिया, नीचे वाले का कोई काम नहीं है, छोड़ दिया। अब मान लीजिए आपसे कहा जाए, क्योंकि आपकी बुक में ये लैंग्वेज कई बार आएगी, नॉन कोडिंग ऊपर वाला है और नीचे वाला क्या है? कोडिंग। नॉन कोडिंग कौन सा होता है? 3 to 5, जिससे एमआरएनए बनाते हो, और 5 to 3 क्या है? कोडिंग है। कंफ्यूजन दिल लगता है कि कोड तो एक्चुअली ये हो रहा है, एमआरएनए तो इससे बन रहा है, तो इसका नाम कोडिंग होना चाहिए, लेकिन उल्टा है, इसका नाम क्या है? नॉन कोडिंग है, नीचे वाले का नाम क्या है? कोडिंग। अब आपसे मान लीजिए कहा जाए कि प्रमोटर की लोकेशन क्या है इन ए ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, प्रमोटर इज लोकेटेड एट, है ना? प्रमोटर कहाँ पे लोकेट करता है? आपको ऑप्शन दे दिए गए, 3' अप स्ट्रीम ऑफ नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, 5' डाउन स्ट्रीम ऑफ नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, 5' अपस्ट्रीम ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, 3' डाउन स्ट्रीम ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। 4 ऑप्शन बना दिए, 1 2 3 4। बताओ आंसर क्या आएगा? Sir, 5' and of upstream 5 coding. prime upstream of 5' coding strand. अपस्ट्रीम, 5' अपस्ट्रीम ऑफ व्हाट? कोडिंग Coding. या कोडिंग? तो Coding. 5' Coding strand. अपस्ट्रीम और ये नीचे वाला क्या है? कोडिंग। ठीक है, 3' अपस्ट्रीम ऑफ नॉन कोडिंग नहीं हो सकता, ये भी तो ऑप्शन दिया था मैंने। अगर आप ये कह रहे हैं कि 5' अपस्ट्रीम ऑफ कोडिंग नीचे वाला, तो मैं ये कह रहा हूं कि 3' अपस्ट्रीम ऑफ नॉन कोडिंग, ये भी तो ऑप्शन था, ये क्यों नहीं हो सकता? दोनों ही आंसर सही है ना? आप चाहे नॉन कोडिंग के लिए लोगे तो 3' अपस्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम तो हो ही नहीं सकता, है तो आपको फिगर में ही दिख रहा है। डाउन स्ट्रीम तो टर्मिनेटर होता है, प्रमोटर तो केवल अपस्ट्रीम पे है। इस 2 ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो। अब 2 ऑप्शन में आपको ये दिया है कि अपस्ट्रीम के 3' पे लेना है नॉन कोडिंग और 5' अपस्ट्रीम ऑफ कोडिंग। तो अगर ये नॉन कोडिंग है तो ये कोडिंग भी है, ये 3' है तो ये 5' भी होगा। अब दोनों में से मुझे एक चूज करना हो तो मैं क्या चूज करूंगा? तो फिर आपको लेना होता है नॉन कोडिंग के हिसाब से। वैसे तो दोनों सही है, लेकिन अगर दोनों में से एग्जैक्टली एक चूज करना है तो क्या चूज करोगे? नॉन कोडिंग के हिसाब से करोगे। कभी भी आपकी बुक में एक लैंग्वेज मिलेगी आपको कि पोलैरिटी इज मेड विद रिस्पेक्ट टू नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, या लिखा होगा पोलैरिटी इज मेड विद रिस्पेक्ट टू कोडिंग स्ट्रैंड। एवरी टाइम आपको क्वेश्चन में ये मेंशन होगा
कि आपको जो आंसर करना है वो कोडिंग के रिस्पेक्ट में करना है या नॉन कोडिंग के रिस्पेक्ट में। और अगर नहीं मेंशन है तो आपको आंसर नॉन कोडिंग के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, बिकॉज नॉन कोडिंग वाले से ही आरएनए बनता है, कोडिंग वाले से नहीं बनता। लेकिन अगर आपसे कही दिया जाए कि कोडिंग के रिस्पेक्ट में आंसर करो, तब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। जैसे आपकी बुक में लिखा है, स्पेशली जहाँ पे ये डायग्राम बना के कोडिंग नॉन कोडिंग स्टैंड समझाए गए हैं, वहां पे लिखा है कि उन्होंने ब्रैकेट में कि उन्होंने यानी एनसीईआरटी ने जो पोलैरिटी कंसीडर की है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू कोडिंग स्ट्रैंड। तो उन्होंने लिखा कि प्रमोटर कहाँ पे होता है, 5 प्राइम अपस्ट्रीम ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज। बट मेरा ऑप्शन ये है कि अगर मैं ऐसे लिख दूं 3 प्राइम अपस्ट्रीम ऑफ नॉन कोडिंग, ये भी तो सही हो जाए। और फिर इन दोनों में से ज्यादा सही क्या है, फिर ज्यादा सही ऊपर वाला है। तो या तो मेंशन होगा क्वेश्चन में कि नॉन कोडिंग का आंसर करना है या कोडिंग का करना है, नहीं तो कुछ नहीं। ठीक है, तो ये चीज अपने माइंड में याद रखिएगा। ठीक है। अब आपकी बुक में समझाया गया कि ये जो जीन है ना, यहां से लेके यहाँ तक जो सिस्ट्रॉन आपने कंसिडर किया ऊपर, ये तो इस सिस्ट्रॉन में यहां से यहाँ तक क्या एक ही जीन है, या यहाँ पे 4 5 9 10 बहुत सारी हो सकती है ना। हमेशा याद ये रखना है कि किसी जीन को जब आप ट्रांसक्राइब करोगे, तो जीन को ट्रांसक्राइब करने के लिए आपको प्रमोटर चाहिए और टर्मिनेटर चाहिए। जो आरएनए पॉलीमरेज को समझ में आता है वो ये कि प्रमोटर पे बाइंड करना है और टीएसएस साइट से शुरू करके तब तक करते चले जाना है जब तक टर्मिनेटर नहीं आता। तो उसको नहीं पता कि यहाँ से यहाँ तक 2 जीन आ रही हैं, 3 आ रही हैं, 5 हैं, 7 हैं, 9 है, 10 है या 1 है। ये डिपेंड करता है कि ये सिस्टोन कि यहाँ से यहाँ तक पूरा 1 है, या यहाँ से यहाँ तक ये 3 है, या यहाँ से यहाँ तक ये 5 है। अब ऐसा नहीं होगा कि 5 जीन है तो 5 अलग अलग बने। 5 अलग अलग बनने के लिए टर्मिनेटर बीच में होना चाहिए था, बट टर्मिनेटर तो है नहीं। तो आरएनए पॉलीमरेज रुकेगा नहीं, वो यहाँ से शुरू करेगा और तब तक करता चला जाएगा जब तक ये टर्मिनेटर नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पे कितने जीन आएंगे दैट इज ऑल्सो वेरिएबल। प्रोकैरियोट यूकैरियोट के लिए आंसर अलग अलग आते हैं। तो इसलिए आपकी बुक में जीन करके समझाया गया है। द जीन करके भी एक छोटा सा पैरा, जीन करके का मतलब ये है कि प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोट्स में यहाँ पे जो सिस्ट्रॉन है ना, ये कई सारे होते हैं, मैनी स्ट्रक्चरल जीन्स। तो ऐसे फिर क्या कहलाते हैं, ये क्या बन जाएगा, दिस इज कॉल्ड पॉलीसिस्ट्रॉनिक डीएनए या जीन। और जब इससे आप आरएनए बनाओगे तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए, मतलब एक ऐसा एमआरएनए जो कई सारे जीन की इंफॉर्मेशन कैरी कर। लेकिन यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता। यूकैरियोट्स में ओनली वन स्ट्रक्चरल जीन इज देयर। तो क्या बन जाएगा, मोनोसिस्ट्रॉनिक डीएनए या जीन। और बनने वाला आरएनए क्या कहलाएगा, मोनोसिस्ट्रॉनिक आरएनए कहलाएगा। है ना, जैसे हमारी बॉडी में क्या होता है कि एक प्रमोटर, एक जीन, फिर टर्मिनेटर, वी आर यूकैरियोट्स। फिर ऐसे कोई दूसरी जीन आएगी तो उसके लिए अलग प्रमोटर, फिर वो जीन, फिर उसके बाद फिर टर्मिनेटर। फिर कोई और प्रोटीन बननी है तो फिर प्रमोटर, पूरी एक जीन, और उसके बाद एक टर्मिनेटर। ऐसे एट ए टाइम हमारी बॉडी में केवल एक पॉलीपेप्टाइड बन सकता है, क्योंकि सबके प्रमोटर और सबके टर्मिनेटर अलग अलग। बैक्टीरिया में ऐसा नहीं होता। बैक्टीरिया का तो लाइफ स्पैन ही 20 मिनट्स का है। अगर वो एक एक प्रोटीन को इंडिविजुअली बनाएगा तो उसे बहुत टाइम लगेगा अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर। वो क्या करता है कि यहाँ पे कई सारे जीन्स आ जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 9 जीन आ गए एक साथ, तो 9 जीन एक साथ बनेंगे, या तो 9 बनेंगे या फिर कोई नहीं बनेगा। बिकॉज जब बनना शुरू होगा तो प्रमोटर से रिकॉग्निशन हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, और तब तक होगा जब तक टर्मिनेटर नहीं आ जाए। तो बीच में कहीं नहीं रुक सकते क्योंकि बीच में कोई टर्मिनेटर नहीं है। तो ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन हो गया, इसमें 9 जीन्स की इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ से 9 डिफरेंट प्रोटीन्स फाइनली बन जाएंगी। तो बैक्टीरिया के लिए 9 प्रोटीन एक साथ बन गई, जबकि हमारे लिए ऐसी 9 प्रोटीन के लिए 9 बार प्रोटीन सिंथेसिस करनी पड़ती। तो दैट इज द डिफरेंस कि प्रोकैरियोट में
पॉलीसिस्टोनिक होता है और यूकैरियोट्स में मोनोसिस्टोनिक। ये बात क्लियर हो गई? Yes, sir. फिर एक और चीज भी है, यूकैरियोट में जब ये एक जीन आएगी ना, तो ये एक जीन भी टुकड़ों में होती है। मतलब इसमें कुछ हिस्सा ऐसा होगा जो काम का होगा, कुछ काम का नहीं है, फिर कुछ काम का है, फिर कुछ काम का नहीं है, फिर कुछ काम का है, फिर कुछ काम का नहीं है, इस तरीके से। मतलब एक एमआरएनए बनाने में भी टुकड़ों में बनेगा ये, क्योंकि बीच में कुछ आएगा काम का, कुछ नहीं आएगा, कुछ आएगा, कुछ नहीं आएगा, ऐसे। तो ऐसी जीन को, यानी यूकैरियोट में जो ये मोनोसिस्टोनिक जीन होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्प्लिट जीन। ये क्वेश्चन नीट का है कि स्प्लिट जीन किस में होते हैं। अब ऑप्शन ऐसे दिए गए थे कि बस इसमें आपको यूकैरियोट ढूंढना। आपको आर्काइव में मिल जाएगा क्वेश्चन कि इनमें से स्प्लिट जीन जो है वो किसमें होते हैं या किसमें नहीं होते। अगर पूछा जाए किसमें नहीं होते, तो इसका मतलब प्रोकैरियोट में नहीं होते। तो एक सिंपल है, स्प्लिट जीन का मतलब है जो टुकड़े में हो, जिसमें हैविंग एक्सॉन। एक्सॉन वो होते हैं जो काम के होते हैं। एक्सॉन एक छोटा सा फंक्शनल सीक्वेंस है, ये काम का है। एंड इंट्रॉन, ये नॉन फंक्शनल, ये काम का नहीं होता। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप सोचो कि सर जब काम का है तो हम केवल काम काम वाले को एमआरएनए बना लेते। उसकी मजबूरी है, क्योंकि बीच में टर्मिनेटर नहीं आ रहा ना, तो हम रुक नहीं सकते। तो आपको काम का भी कॉपी करना पड़ेगा, जो काम का नहीं है वो भी कॉपी करना पड़ेगा, फिर काम का, फिर काम का नहीं है, फिर काम का, तो आप पूरा बनाओगे। बाद में एमआरएनए को काट दो, जो काम का नहीं है वो अलग कर दो, वो कर सकते हो। लेकिन बीच में आप सोचो कि आरएनए पॉलीमरेज केवल काम के वाले सेगमेंट्स को कॉपी कर दे, तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि एमआरएनए जब बनना शुरू होगा तो तब तक बनेगा जब तक टर्मिनेटर नहीं है। तो कुछ लिमिटेशंस हैं। तो यूकैरियोट का जीन कैसा होता है? यूकैरियोट का जीन स्प्लिट जीन कहलाता है। उसमें एक्सॉन और इंट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इंट्रॉन को आप इनको क्या बोल सकते हो? इनको इंटरवेनिंग सीक्वेंस भी कहते हैं। इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस। अब आपसे कहा जाए कि इंट्रॉन कहाँ एब्सेंट होते हैं, तो आंसर हो गया प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट में सारा का सारा जीन फंक्शनल है, वहां इंट्रॉन नहीं है। लेकिन यूकैरियोट में एक्सॉन इंट्रॉन दोनों। और ये भी डिफरेंस है कि प्रोकैरियोट में कई सारे सिस्ट्रॉन एक साथ होंगे, यूकैरियोट में केवल एक ही सिस्ट्रॉन होगा एट ए टाइम। ठीक है। अब यहाँ पे एक लाइन इस तरीके से भी दी है जो हम आगे पढ़ेंगे कि ये जो जीन है जैसी भी है, बैक्टीरिया में पॉलीसिस्टोनिक है, सर आपकी यूकैरियोट्स में वॉइस नहीं आ रही। क्यों वॉइस क्यों नहीं आ रही? सही तो है आवाज, अभी आ रही है? सर आ रही है। Okay, सर क्लियर है आवाज। ठीक है। तो अब जैसे ये वन सिस्ट्रॉन है, वन सिस्ट्रॉन है, तो चाहे मोनोसिस्टोनिक यूकैरियोट का मान लो जिसमें एक्सॉन इंट्रॉन आएंगे, या बहुत सारे सिस्ट्रॉन है तो पॉलीसिस्टोनिक है, उसमें कोई इंट्रॉन नहीं है, सारे एक्सॉन। लेकिन ये सारे जीन एक्सप्रेस करके एमआरएनए बनाए, इसको गवर्न कौन करेगा? मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इस चीज को कौन गवर्न करेगा? इसको गवर्न करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो मुझे रेगुलेट करते होंगे कि मैं आपको राइट टाइम पे पढ़ाऊं। ऐसी भी चीजें होंगी जो नहीं पढ़े। आप मान लीजिए इस टाइम पे पढ़ रहे हैं, तो आपके पेरेंट्स ने अलाउ किया कि आप पढ़ो, वरना वो नहीं करते तो आप नहीं पढ़ते। तो यानी कि आप अपना काम करें, ये चीज कोई और रेगुलेट कर रहा है। सो देयर आर फ्यू जीन्स जो एमआरएनए नहीं बनाते, मतलब जो स्ट्रक्चरल जीन नहीं है, वो किसी फिनोटाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो आपको सामने से दिखाई नहीं देंगे, उनके प्रोडक्ट्स का कोई रोल नहीं है हमारे एक्सप्रेशन में, लेकिन जीन्स को रेगुलेट करने में उनका रोल है। तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपका अच्छा सिलेक्शन हुआ, तो ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ कैल्विन में पढ़ा और आपने मेहनत की सिलेक्शन हो गया। उसमें पेरेंट्स का भी सपोर्ट है, जबकि पेरेंट्स कहीं नहीं दिखाई देते। उसमें आपके फ्रेंड्स का भी सपोर्ट हो सकता है, जिसने आपकी डिस्कशन करने में हेल्प की हो कि आपस में बैठ के पढ़ेंगे तो चीजें जल्दी सॉल्व हो जाएंगी। ऐसे बहुत सारे हिडन फैक्टर होते हैं जो आपको सामने नहीं दिखाई देंगे। कि सिर्फ जीन और प्रोटीन, यानी कि सिर्फ टीचर और स्टूडेंट से सिलेक्शन हो जाए, ऐसा नहीं होता। टीचर को पढ़ाने के लिए और स्टूडेंट को पढ़ने के लिए भी बहुत सारे फैक्टर्स चाहिए। सो देयर आर फ्यू जीन्स जो ये डिसाइड करेंगे
कि चलो सिस्ट्रॉन से एमआरएनए बना देते हैं। उनको रेगुलेटरी जीन बोलते हैं, क्योंकि आगे आपको एक टॉपिक पढ़ना है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो वहां पे आप वैसे जीन्स के बारे में पढ़ोगे जो रेगुलेशन में हेल्प करेंगे, जो डिसाइड करेंगे कि सिस्ट्रॉन से एमआरएनए बने या ना बने। तो रेगुलेटरी जीन के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। जीन रेगुलेशन एक अलग से टॉपिक आपकी बुक में दिया है, तो उसको लास्ट में डिस्कस। तो अभी हमने एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट का डायग्राम देखा, ये ऊपर बना हुआ है। जीन को समझा, स्प्लिट जीन क्या होती है वो हमने स्टडी किया, और दोनों डीएनए टेम्पलेट का काम नहीं कर सकते वो भी देखा। क्यों नहीं कर सकते, उसके दो रीजन है, वो भी हमने स्टडी। अब आते हैं सेम, जैसे डीएनए रेप्लिकेशन में आपने मशीनरी एंड एंजाइम पढ़ा, इसी तरीके से ट्रांसक्रिप्शन होने के लिए भी कुछ प्रोसेस चाहिए। क्या प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन, उस पर बात करते हैं। प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, रिक्वायरमेंट्स मान लेते हैं। जैसे मशीनरी एंड एंजाइम था, सेम यहाँ पे भी बहुत सारे एंजाइम और बहुत सारी मशीनरी की रिक्वायरमेंट। तो हमें क्या क्या चीजें चाहिए उस पर। सबसे पहले वही कि आपको एक मेन एंजाइम चाहिए। एंड मेन एंजाइम क्या है, यहाँ पे ये डीएनए से बन रहा है, तो डीएनए डिपेंडेंट सर एक आरएनए मिनट, पॉलीमरेज। बोलो बेटा। सर एक मिनट पीछे करना सर। जस्ट ए मिनट। ये था सर नीचे की तरफ थोड़ा सा ऊपर करो पेपर सर, थोड़ा सा और। डन सर। सो हमें एक मेन एंजाइम चाहिए, आरएनए पॉलीमरेज है ना, ये मेन एंजाइम है जो ट्रांसक्रिप्शन करेगा, जो डीएनए से आरएनए बनाए, टेम्पलेट डीएनए से कोई भी आरएनए बनाए। आपने किसी भी एंजाइम में पढ़ा होगा कि एक एंजाइम का बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो प्रोटीन का बना होता है ना? उसे हम क्या बोलते हैं, ये सेंटर का एंजाइम है, कोर एंजाइम। कोर एंजाइम क्या कहलाता है, एपो एंजाइम। पढ़ा है एपो एंजाइम, होलो एंजाइम, बायोमोलिक्यूल से पढ़ा है। इसके साथ एक और फैक्टर जुड़ता है जो यहाँ पे सिग्मा फैक्टर कहलाता है। दिस इज कॉल्ड सिग्मा फैक्टर। जब सिग्मा फैक्टर इसके साथ जुड़ जाएगा तब आपका एक कंप्लीट एंजाइम बनेगा। कंप्लीट एंजाइम क्या कहलाता है, होलो एंजाइम। so this is होलो एंजाइम। होलो एंजाइम मतलब फंक्शनल स्टेट। तो ये काम केवल तभी करेगा जब कोर के साथ सिग्मा फैक्टर जुड़े। अगर कोर के साथ सिग्मा फैक्टर नहीं जुड़ा तो ये नॉन फंक्शनल। इसमें जो प्रोटीन का पार्ट है वो यही है ना, कोर एंजाइम इज प्रोटीनेशियस। तो जैसे आप किसी भी एंजाइम के लिए पढ़ते हैं कि एक प्रोटीन का पार्ट है वो एपो एंजाइम कहलाता है, उससे कुछ जुड़ेगा, दैट इज कॉल्ड को फैक्टर। फिर आपने पढ़े होंगे को फैक्टर में प्रोस्थेटिक ग्रुप भी होता है, मेटल आयन भी होता है, और को एंजाइम भी। बायोमोलिक्यूल में एंजाइम में सबसे लास्ट पैराग्राफ यही है। तो ऐसे यहाँ भी एक हमारा कोर एंजाइम है जो एपो एंजाइम है। इससे जब कुछ जुड़ेगा तो कंप्लीट यानी फंक्शनल होलो एंजाइम बनेगा। क्या जुड़ेगा, दैट इज द सिग्मा फैक्टर। तो सिग्मा फैक्टर के बिना आरएनए पॉलीमरेज अपना काम नहीं स्टार्ट कर सकता। सिग्मा फैक्टर का इंडिविजुअल रोल क्या है इसमें, सिग्मा फैक्टर का रोल ये है कि जो प्रमोटर अभी आपने बनाया, प्रमोटर से बाइंड करने में सिग्मा फैक्टर का रोल है। बिना सिग्मा फैक्टर के ये प्रमोटर से बाइंड ही नहीं करेगा। तो आरएनए पॉलीमरेज को शुरू करना हो या स्टार्ट करना हो, तो स्टार्ट करने के लिए हमें सिग्मा फैक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो ये क्या काम करेगा, इट इंडिविजुअली वर्क एज स्टार्ट सिग्नल। इसका काम है इट बाइंड्स टू प्रमोटर। ये प्रमोटर से बाइंड। तो ये मेन एंजाइम हो गया। फिर यहां भी सेम, प्रोकैरियोट में एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज होता है। इन प्रोकैरियोट ओनली वन आरएनए पॉलीमरेज। और इस एक आरएनए पॉलीमरेज से सारे बन जाए तो फॉर्म
ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए, mRNA, tRNA, rRNA या कोई और भी है, सारे आरएनए एक ही आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट में बनाते हैं। यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता। यूकैरियोट्स में 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज। कौन कौन से 3 टाइप है? सेम रोमन में लिखोगे, आरएनए पॉलीमरेज 1, ये होता है राइबोसोमल आरएनए के लिए। राइबोसोमल आरएनए में 28S, 18S, 5.8S। इसी तरीके से आरएनए पॉलीमरेज 2 है जो एमआरएनए बनाता है। एमआरएनए को प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं। या यूकैरियोट में इसको हेट्रोन्यूक्लियर HN लिखा जाता है, शॉर्ट में HNRNA कहते हैं। लेकिन केवल यूकैरियोट में है ना। प्रोकैरियोट में आप एमआरएनए को HNRNA नहीं बोलोगे या प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट नहीं बोलोगे। हेट्रोन्यूक्लियर वर्ड केवल यूकैरियोट में। तीसरा आरएनए पॉलीमरेज है जो बनाता है ट्रांसफर आरएनए को। इसके अलावा एक और राइबोसोमल आरएनए 5SR आरएनए, मतलब राइबोसोमल आरएनए यहां से भी बनेंगे ये 3 वाले, और यहाँ एक राइबोसोमल आरएनए इससे बनेगा। और एक और होता है SN आरएनए। SN का मतलब है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। डन। तो आरएनए Yes, sir. पॉलीमरेज हो गई डन सर। पहली रिक्वायरमेंट। हाँ, डन। और क्या क्या चाहिए? यहाँ पे भी आपको टेम्पलेट डीएनए चाहिए जो आपने लिख ही लिया, और वो एक ही स्टैंड होगा जो 3 to 5 होगा, क्योंकि उस पे 5 to 3 आप जो है वो बनाओगे। यहाँ आपको क्या चाहिए? जो मोनोमर्स क्या होंगे? मोनोमर्स यहाँ पे क्योंकि आप आरएनए बना रहे हो तो यहाँ आपको क्या चाहिए? राइबो न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए। जैसे वहां डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड थे, यहाँ राइबो न्यूक्लियोटाइड्स सेम। क्या नाम आएंगे इनके? एटीपी, जीटीपी, सीटीपी। अब यहाँ पे यूटीपी आएगा क्योंकि आप आरएनए बनाने वाले हो। और स्मॉल डी नहीं लिखा क्योंकि ये डीऑक्सी नहीं है, ये राइबो न्यूक्लियोटाइड्स है, हमें आरएनए बना। बाकी जो बेसिक एंजाइम्स हैं वो सेम रहेंगे। बेसिक एंजाइम्स कौन से है वो अभी आप देख लोगे। बेसिक एंजाइम्स में कि हमें डीएनए को ओपन करना पड़ेगा तो वी नीड डीएनए गाइरेज। जैसे आपको डीएनए ओपन करना था रेप्लिकेशन में, वैसे यहाँ भी ओपन करना पड़ेगा। हमें सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन्स चाहिए होंगी क्योंकि यहाँ भी हमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को थोड़ी देर के लिए बना के रखना पड़ेगा, तो हमें उसकी भी जरूरत ऐसे ही पड़ेगी, है ना। अब यहाँ पे आरएनए प्राइमर नहीं चाहिए क्योंकि आप बना ही आरएनए रहे हो। वहां डीएनए बना रहे थे, वो शुरू से नहीं बन सकता तो आरएनए की जरूरत थी। यहाँ तो बनाना ही आरएनए है तो यहाँ तो आरएनए प्राइमर की कोई जरूरत नहीं आएगी। यहाँ कोई टुकड़े नहीं बनेंगे जिनको जोड़ने के लिए आपको डीएनए गाइरेज चाहिए, है ना, सॉरी डीएनए लाइगेज चाहिए। यहाँ तो
एक ही बनेगा सीधा सीधा, तो यहाँ पे कोई आपको फ्रेगमेंट्स की ज्वाइनिंग नहीं करनी, इसलिए उस सब की भी कोई जरूरत नहीं है। तो बस आपको डीएनए गाइडेज और एसएसबी प्रोटीन चाहिए जो निक क्रिएट करके अनवाइंड करके और सिंगल स्ट्रैंड बना के उस सब में यूज होते हैं इस तरह। ठीक है, अब आप इसको देखो, इस आपकी बुक में एक मैकेनिज्म करके फिगर बना हुआ है, उस पे आप, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसा है। अब क्या क्या आएगा, जैसे डीएनए है हमारे पास, तो वी हैव लाइक दिस, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अब इसमें मैंने क्या किया, इसको सिर्फ खोल दिया, बीच में से खोल दिया। खोला क्यों होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे निक क्रिएट करना था, ये वो पॉइंट है जहां से मैंने खोला। अब यहाँ पे ये ओरी नहीं है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं है, मैं रेप्लिकेट नहीं करना, ये क्या होगा, ये यहाँ पे प्रमोटर होगा बेसिकली, जहां से आके अभी आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर। तो अगर हम ऊपर वाले स्ट्रैंड को यूज कर रहे हैं, तो ये वाला अगर हमें स्ट्रैंड ऊपर का यूज करना है, तो ऊपर वाला कैसा होगा, 3 to 5, है ना। तो मान लीजिए ये कि ये 3' है, ये 5', तो इसका मतलब नीचे वाला 5 होगा और ये 3 होगा। अगर ये 3 है तो ये रन करता हुआ यहाँ जा रहा है, ठीक है, यानी कि ये 3 है, ये 5, यहाँ से ये 5 रन करता हुआ यहाँ तक जा रहा है, तो ये 5 है, तो हमने पोलैरिटी भी लिख। अब सबसे पहला क्या होगा कि ये जो पॉइंट है जहां पे आके इसको शुरू करना है, यहाँ पे आके कौन आया होगा, यहाँ आया होगा डीएनए गाइरेज, क्योंकि डीएनए गाइरेज वो है जो इसको अनकॉइल यानी अनवाइंड करेगा और वहां पे गैप क्रिएट करेगा। ठीक, फिर इसके हिसाब से क्या हुआ होगा, यहाँ पे प्रोटीन्स आके बाइंड करेंगी जो इसको थोड़ी देर के लिए सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्मेट में छोड़ सके। तो ये प्रोटीन्स कौन सी होंगी, ये आपकी एसएसबी प्रोटीन। इतना काम तो सेम है डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में, ये चीज तो सेम है कि डीएनए गाइरेज और एसएसबी प्रोटीन आके ये वर्क करते हैं। अब मान लीजिए हमारे हिसाब से जो टीएसएस साइट है वो यहाँ आ रही है, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट ये टीएसएस, ये जैसे सीधी लाइन बनाई थी वैसे आर्क के जैसा बुक में डायग्राम, कि हमें यहाँ से कॉपी करना। अब यहाँ से कॉपी करना है तो यहाँ पे कहीं प्रमोटर होगा, पी लिख दे रहा हूँ प्रमोटर के लिए, है ना। यहाँ से आपका ये सिस्ट्रॉन शुरू हो गया, है ना, यहाँ से लेके मान लीजिए यहाँ तक आपका जो है वो ये सिस्ट्रॉन है, स्ट्रक्चरल जीन। और फिर आप मान लीजिए कि यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे टी यानी कि टर्मिनेटर आ जाएगा। ऊपर वाले स्ट्रैंड से आप अगर एमआरएनए बनाओगे तो ये क्या कहलाएगा, ये टेम्पलेट डीएनए होगा। टेम्पलेट का मतलब ये कौन सा है, नॉन कोडिंग है। तो नीचे वाला जो यूजलेस है इसके हिसाब से ये कैसा होगा, ये कोडिंग स्ट्रैंड। तो सेम फिगर जैसे ट्रांसक्रिप्शन की यूनिट में बना है वो बना। अब इसमें सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ये जो प्रमोटर है यहाँ पे कौन बाइंड करेगा, आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज में जो आपने सिग्मा फैक्टर बनाया है अभी आपने लिखा कि वो स्टार्ट सिग्नल का काम करता है, दैट बाइंड्स टू प्रमोटर। तो आरएनए पॉलीमरेज along with सिग्मा फैक्टर, बिना सिग्मा फैक्टर के नहीं, है ना, ये पूरा का पूरा यहाँ पे बाइंड करेगा। तो ये क्या है, दिस इज आरएनए पॉलीमरेज विद सिग्मा फैक्टर, जो पूरा आपने एक एंजाइम बनाया है वो ऐसे। तो ये आपको ये बड़ा सा यहाँ बना दिया, ये छोटा सा यहाँ पे आके बाइंड। उसके बाद ये जो गैप है इस पे वो अपना पेस मेंटेन करेगा। जब पेस मेंटेन करके वो टीएसएस साइट को क्रॉस करके यहाँ पे ये प्लस आएंगे, यानी डाउन स्ट्रीम पे जब ये पहुंचेगा तो यहाँ से वो ट्रांसक्रिप्शन करना शुरू कर देगा। ATGC है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए के सामने टी, लेकिन टी नहीं आएगा, यू, क्योंकि आप आरएनए बना रहे हो। तो ए के सामने यू, टी के सामने ए, जी के सामने सी और सी के सामने जी, ऐसे यह ट्रांसक्राइब करता जाएगा। कब तक, जब तक कि टर्मिनेटर पे नहीं पहुंचा। तो यहाँ से आपका जो है वो एमआरएनए बनना शुरू हो जाए इस डायरेक्शन। आप अपनी बुक में देखोगे तो
बुक में 3 डायग्राम एक्चुअली बने, मेरे पास स्पेस कम है या मुझे जरूरत नहीं लगती, इसमें बना भी नहीं रहा। सिग्मा फैक्टर का काम केवल और केवल प्रमोटर से बाइंड करके स्टार्टिंग करना है। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज टीएसएस साइट पे पहुंचेगा, टीएसएस को क्रॉस करके आगे जाएगा और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करेगा, सिग्मा फैक्टर रिलीज हो जाता है। तो बाइंड करेगा सिग्मा फैक्टर के साथ, लेकिन जब टीएसएस पे पहुंच जाएगा तो वो सिग्मा फैक्टर को छोड़ देगा। इसके आगे का जो भी काम होगा वो केवल आरएनए पॉलीमरेज अकेला करेगा, विदाउट सिग्मा फैक्टर। ये रीड करता जाएगा और आगे एमआरएनए बन, यहाँ से जो सिग्मा फैक्टर है वो रिलीज हो जाएगा। तो सिग्मा फैक्टर इज रिलीज्ड। As soon as RNA polymerase reaches to TSS, जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज टीएसएस पे पहुंचेगा, सिग्मा फैक्टर को रिलीज कर दिया जाएगा। ओनली 4 of RNA polymerase transcribes the सिस्ट्रोम, यानी जीन, स्ट्रक्चरल जीन। तो ट्रांसक्रिप्शन एग्जैक्टली कौन करेगा, मतलब जो कॉपी करने का काम है वो कौन कर रहा है, आरएनए पॉलीमरेज। लेकिन कहां से करना है, उस प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करने का काम कौन कर रहा है, उसमें सिग्मा फैक्टर प्लस आरएनए पॉलीमरेज दोनों चाहिए। तो सिग्मा फैक्टर का काम केवल और केवल लिमिटेड है अप टू द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस। वो एक स्टार्ट सिग्नल का काम बेसिकली यहाँ पे करता है, प्रमोटर से बाइंड करने के साथ। बाकी बेस पेयरिंग वैसे ही करनी है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करनी है। इनके अंदर फॉस्फेट्स हैं जो हाई एनर्जी बॉन्ड है, तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने में एनर्जी इन्हीं से आएगी। ये एक्सटेंड होता जाएगा, तब तक होगा जब तक कि टर्मिनेशन नहीं। क्लियर? डन? डन सर। Yes. अब आप देखोगे बुक में तो यहाँ से निकलता हुआ एमआरएनए नीचे बना रखा है ना, ये लूप के जैसा स्ट्रक्चर है, जहाँ से एमआरएनए एक छोटा सा टुकड़ा जुड़ा रहेगा, क्योंकि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज जुड़ा हुआ है वो जुड़ेगा, और बाकी नीचे लटकता रहेगा एमआरएनए। जैसे टी पे पहुंचेगा टर्मिनेटर पे, ये क्लीव हो जाएगा, यहाँ से पूरा अलग हो जाएगा, तो एमआरएनए निकल के अलग हो गया, डीएनए फिर से बंद हो जाएगा, डबल स्टैंडर्ड जैसा था वैसा कंप्लीट। अब प्रोकैरियोट में जो ये आरएनए बनता है वो पूरा का पूरा बनेगा, यहाँ पे मोनोसिस्टो ये पॉलीसिस्टोनिक होगा, तो कई सारी जीन की इंफॉर्मेशन एक ही एमआरएनए पे आ गई, है ना। तो प्रोकैरियोट में एमआरएनए जो भी बनेगा उसी को बोल देते हैं मैच्योर एमआरएनए, और वो तुरंत ट्रांसलेशन में एंटर कर जाएगा। तुरंत क्यों कर जाएगा, एक तो लाइफ स्पैन 20 मिनट्स का है, दूसरी चीज प्रोकैरियोट में कोई बाउंड्री तो है नहीं, ट्रांसक्रिप्शन भी साइटोप्लाज्म में होना है, ट्रांसलेशन भी साइटोप्लाज्म में होना है, और जल्दी होना है क्योंकि 20 मिनट में तो सब कुछ यूज हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि एमआरएनए जैसे ही बनेगा वो तुरंत नेक्स्ट स्टेप यानी ट्रांसलेशन में एंटर कर जाएगा। यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता। यूकैरियोट्स में कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन क्या है, एक तो ये कि जो एमआरएनए बनेगा वो यहाँ पे एक ही जीन आएगी तो एक बनेगा, यानी मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए बनेगा, लेकिन वो एक्सॉन और इंट्रॉन जो फंक्शनल और नॉन फंक्शनल कोडॉन है सबको कॉपी करके लेके आएगा। तो पूरा का पूरा एमआरएनए अगर आप प्रोटीन में ले जाओगे तो क्या करोगे, जो नॉन फंक्शनल है उसका तो कोई काम ही नहीं है। तो ट्रांसलेशन जब प्रोटीन की सिंथेसिस होगी तो एक्स्ट्रा वर्क क्यों करना। तो एक तो ये कि यहाँ पे अलग बनेगा ये, तो इसको हम बोलते हैं, इसीलिए इसको HNRNA नाम दिया, हेट्रोन्यूक्लियर, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें एक्सॉन इंट्रॉन दोनों है।
प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन के ठीक बाद बना। तो एक तो ये कि इसमें एक्सॉन इंट्रॉन दोनों है, इसमें से हमें इंट्रॉन काट के हटाना पड़ेगा, तब हमें मैच्योर एमआरएनए मिले। दूसरा ये कि यूकैरियोट में जो ट्रांसक्रिप्शन है वो हुआ है न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि डीएनए न्यूक्लियस में था, और जो प्रोटीन सिंथेसिस होनी है, ट्रांसलेशन, वो होती है साइटोप्लाज्म। इसका मतलब है कि न्यूक्लियस से एमआरएनए निकल के साइटोप्लाज्म में आएगा। दूसरी बात। तीसरी बात ये कि तुरंत ट्रांसलेशन होगा, इस बात की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यूकैरियोट का लाइफ स्पैन तो बहुत बड़ा है कंपैरेटिवली बैक्टीरिया के। तो एमआरएनए जो है वो 48 घंटे में कभी भी यूज हो सकता है। मान लीजिए अभी मेरी बॉडी में राइट नाउ 12 बजे मेरी बॉडी में जो प्रोटीन बन रही है, हो सकता है उसका जो एमआरएनए है वो आज से 2 दिन पहले, 48 घंटे पहले बन गया। 48 आवर्स का लाइफ स्पैन होता है, तो 48 घंटे में एमआरएनए कभी भी ट्रांसलेशन में एंटर है ना। एमआरएनए का लाइफ स्पैन यूकैरियोट ह्यूमन बॉडी में कितना है? अप्रोक्सीमेटली 2 डेज। तो इट मींस कि वो कुछ टाइम तक साइटोप्लाज्म में पड़ा रह सकता है, और अगर साइटोप्लाज्म में पड़ा रहेगा तो फिर इसके एंड्स को प्रोटेक्ट भी करना होगा। पता चला यहाँ से एक भी नाइट्रोजनस बेस अगर कम हो गया तो जो प्रोटीन बननी चाहिए वो नहीं बनेगी, नॉन फंक्शनल बन जाएगी। तो हमें इसको प्रोटेक्शन भी देना होगा। पहली चीज ये कि सारा का सारा कॉपी होगा, तो एक्सॉन इंट्रॉन काम की और बिना काम की दोनों चीजें हैं, एक वो प्रॉब्लम। दूसरा, बना न्यूक्लियस में है और आगे का जो इवेंट है वो साइटोप्लाज्म में होगा, तो इसका मतलब इसे न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में क्रॉस करके आना होगा। तीसरा, ये काम तुरंत नहीं होता, क्योंकि एमआरएनए का लाइफ स्पैन यूकैरियोट में 48 आवर्स का है, तो 2 दिन में, 48 घंटों में ये कभी भी यूज हो सकता है। एंड चौथा पॉइंट, ड्यूरिंग दैट पीरियड इसको प्रोटेक्ट करके भी रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्रोटेक्ट नहीं करोगे और एक भी नाइट्रोजनस बेस अगर टर्मिनल पॉइंट से कम हो गया तो बनने वाली प्रोटीन मिसमैच हो सकती है। सो दीज आर द फ्यू रीजन जिसकी वजह से यूकैरियोट में फर्दर कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाती है। प्रोकैरियोट में कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, प्रोकैरियोट में ये बहुत सिंपल है। देखिए इस लाइन को लिख लेते हैं। इन प्रोकैरियोट अगर बात करें तो एमआरएनए सो फॉर्म्ड जो बना है इज कॉल्ड मैच्योर एमआरएनए। इसी को आप मैच्योर एमआरएनए बोलते, मैसेंजर आरएनए, दैट immediately undergoes into translation। तुरंत का तुरंत वो ट्रांसलेशन में चला जाए। ओके, यूकैरियोट्स में केस क्या है इसकी बात करते हैं। What about सर in वो UK? लास्ट वाली शीट दिखा दीजिए। एक मिनट बेटा। हो गया सर। यूकैरियोट्स में क्या होता है, एक तो जो एमआरएनए बना है सो फॉर्म, जो ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बना, ये कहलाता है प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। इसका एक्चुअली जो नाम है, दिस इज कॉल्ड, अभी हमने लिखा था HNRNA, हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए, HNRNA। अब ये कैसा होगा? ये मोनोसिस्टोनिक होगा। एक स्ट्रक्चरल जीन की इंफॉर्मेशन मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए है, बट हैविंग एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स, काम के और बिना काम के बहुत सारे रीजंस यहाँ पे हैं। इसका मतलब ये है कि हमें इसको प्रोसेस करना पड़ेगा, यहाँ पे एमआरएनए की प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, इसके इंट्रॉन को काट के हटाना पड़ेगा,
तो जब आप प्रोसेसिंग कर दोगे तो क्या बन जाएगा, मैच्योर या प्रोसेस्ड एमआरएनए बन। इसमें केवल एक्सॉन्स होते हैं। अभी हम पढ़ेंगे कि ये कैसे होगा। ओनली एक्सॉन्स आर देयर, इंट्रॉन्स को काट के हटा दिया। और फिर ये बाकी प्रोटेक्शन और लाइफ स्पैन के हिसाब से कब यूज होगा तो मैंने आपको चीजें बताई, तो वो सब भी आपको ध्यान। इसका मतलब जो ये ट्रांसक्रिप्शन के बाद आप जो प्रोसेसिंग कर रहे हो ये केवल और केवल किस में होंगी, यूकैरियोट में। दिस इज द फर्स्ट टॉपिक जो प्रोकैरियोट के लिए आपको अप्लाई करना ही नहीं है। आपकी बुक में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन का पैराग्राफ है ट्रांसक्रिप्शन के लास्ट में, और वो पैराग्राफ केवल और केवल यूकैरियोट पे अप्लाई। हम इसको हेडिंग की फॉर्म में लिख लेते हैं, बुक में एक नेक्स्ट पैराग्राफ करके सीधे सीधे दिया। दिस इज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल, ट्रांसक्रिप्शन के बाद मॉडिफिकेशन और प्रोसेसिंग, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग, एंड दिस इज ओनली इन यूकैरियोट्स। ये प्रोकैरियोट्स में नहीं होता। प्रोकैरियोट्स में आपने लिखा कि दैट इमीडिएटली अंडरगोज इनटू ट्रांसलेशन। अब ये कैसे होती है इस पे आते हैं। अच्छा, यूकैरियोट है तो अभी हमने डिस्कस किया था कि यूकैरियोट में जो आरएनए बनेगा, अगर ये एमआरएनए बना है तो इसके लिए आरएनए पॉलीमरेज 2 आया होगा। अगर ये राइबोसोमल आरएनए होता तो उसके लिए इन जनरल आरएनए पॉलीमरेज 1 होता, और अगर ये ट्रांसफर आरएनए होता तो उसके लिए इन जनरल आरएनए पॉलीमरेज 3 होता। अभी आपने लिखा ना कि आरएनए पॉलीमरेज 1 2 3 कौन कौन से आरएनए को ट्रांसक्राइब करते हैं, क्योंकि यूकैरियोट में वो भी आपको याद। तो इट मींस, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि सिलेबस में एमआरएनए, इसका मतलब ये नहीं कि ट्रांसक्रिप्शन से सिर्फ एमआरएनए ही बनता है, ट्रांसक्रिप्शन से सारे आरएनए बनते हैं। तो करेक्ट डेफिनेशन इसीलिए सबसे पहले लिखा कि किसी भी टेम्पलेट डीएनए से आप कोई भी आरएनए बनाओगे तो दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। तो हमें एमआरएनए की भी प्रोसेसिंग पढ़नी है, टीआरएनए में भी प्रोसेसिंग होती है, जो ट्रांसफर आरएनए है उसमें भी प्रोसेसिंग होती है। राइबोसोमल आरएनए में कोई प्रोसेसिंग नहीं होती, बिकॉज वो सबसे स्टेबल टाइप का है। राइबोसोमल आरएनए को राइबोसोम बनाने होते हैं, राइबोसोम तो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं, उनका कोई एज सच यूज नहीं है। तो मोस्ट स्टेबल टाइप का जो आरएनए होता है वो राइबोसोमल आरएनए है, जिसमें कोई चेंज नहीं होता। राइबोसोमल आरएनए बन गया, वो कुछ प्रोटीन से जुड़ेगा और राइबोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा। राइबोसोम का स्ट्रक्चर आपने सेल में ऑलरेडी पढ़ा होगा। तो हम यहाँ पे बेसिकली एमआरएनए और टीआरएनए की जो प्रोसेसिंग है उसकी बात। पहले मैं आपको एमआरएनए की पढ़ा देता हूँ, क्योंकि हमने एमआरएनए के सेंस में ही लिखा हुआ है। अब देखो, इसको डायग्रामेटिकली देख लो और इजी हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए हमारे पास एक एमआरएनए है, एमआरएनए कैसे बनेगा, फिक्स है। एमआरएनए हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम ही बनता है। तो जो एग्जैक्टली बनेगा ये क्या कहलाएगा, ये एचएनआरएनए है, जिसको आपने प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट अभी लिखा, दोबारा से लिख दिया। ये एचएनआरएनए। अब इस एचएनआरएनए में खास बात क्या है, इसमें एक्सॉन इंट्रॉन भी होंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे सीक्वेंस है, ये एक आई, ये मान लीजिए E1 है, फिर ये आई, फिर यहाँ पे E2 एक्सॉन दूसरा है, ये आई है, फिर यहाँ पे एक्सॉन तीसरा है, ये आई है, फिर यहाँ पे एक्सॉन चौथा है, ये आई है, या छोड़ दो E4 ही तक है, 3 ही इंट्रॉन है, 1 2 3। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले का मतलब ये जो स्टेप्स हैं ये आगे पीछे करके हो सकते हैं, हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से पढ़ते हैं। इनके एंड्स को भी प्रोटेक्ट करना होगा, और इसमें से जो ये आई है इनको काट के अलग भी करना होगा। पहले यूजुअली क्या होता है, अगर आप सेल में इसको स्टडी करोगे तो पहले होता है एंड का प्रोटेक्शन, ये वाला एंड और ये वाला,
इनमें कोई भी चीजें पहले आ सकती है। सबसे पहले हम मान लीजिए पढ़ रहे हैं कैपिंग एट 5 प्राइम। 5 प्राइम जो एंड है यहाँ पे कैप लगेगी। कैप किसकी होती है? दिस इज ऑफ 7 मिथाइल गुआनोसिन। 7 मिथाइल गुआनोसिन की एक कैपिंग होती है ना। मिथाइलेशन किया जाएगा 7th कार्बन पे गुआनिन में और उसके बाद 7 मिथाइल गुआनोसिन बनेगा। तो ये कैसा बन जाएगा? यहाँ लिखा जाएगा 7 Mg। अब इसके बाद ये 5 प्राइम पे आरएनए बनना शुरू हुआ। ये 3 प्राइम है, यहाँ पे ये E1 है, फिर ये I, E2, I, E3, I और E4। E1, E2, E3, 4। तो 7 पे लगा दिया। 5 प्राइम पे क्या लगा दिया? एक कैप लगा दिया, एक ऐसा अमाइनो एसिड लगा दिया जिससे ये एंड प्रोटेक्ट रहे। क्योंकि ये ई है, एक्सॉन है, एक्सॉन में जो पहला नाइट्रोजनस बेस होगा वो भी काम, तो उसको डिस्ट्रॉय ना हो जाए इसलिए उसको एक अलग से अमाइनो एसिड जोड़ के, एक अलग से नाइट्रोजनस बेस जोड़ के प्रोटेक्ट कर दिया। इसके बाद क्या किया जाता है? इसके बाद 3 प्राइम एंड को हम प्रोटेक्ट करते हैं, इसे बोलते हैं टेल एट 3 प्राइम एंड। टेल किसकी होती है? टेल होती है बहुत सारे एडेनिन के मॉलिक्यूल की, पॉली एडेनाइल रेजिड्यूज। लगभग 100 से 300 एडेनिन के मॉलिक्यूल आ जाएंगे। तो यहाँ आ जाएगा 7 Mg और फिर उसके बाद ये मान लीजिए हमारा E1 हुआ, ये I, फिर ये E2 है, ये I, फिर ये E3 है, ये I, फिर ये E4 है और यहाँ पे बहुत सारे एडेनिन के मॉलिक्यूल जोड़ दिए गए एंड एट 3 प्राइम एंड। तो ये पॉली ए टेल कहलाती है और 7 मिथाइल गुआनोसिन की कैप कहलाती है। तो दोनों एंड्स को प्रोटेक्ट कर दिए। दो मॉडिफिकेशन हो गए, कैपिंग एंड टेलिंग, ये mRNA में। अब तीसरे स्टेप में मान लीजिए हम क्या करने वाले हैं? तीसरे पे हमें इन आई को रिमूव करना है। आई को रिमूव कैसे करते हैं? इसको बोलते हैं आरएनए स्प्लाइसिंग, काट के अलग करना। इसका पर्पस क्या है? रिमूवल ऑफ इंट्रॉन, इंट्रॉन्स को काट के अलग। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लिया गया, ये कौन करता है? इसके लिए हमें एक प्रोटीन चाहिए, दैट प्रोटीन इज, ये कौन करेगा? दिस इज डन बाय स्प्लाइसियोसोम। से कौन मॉलिक्यूल करता है? स्प्लाइसियोसोम। स्प्लाइसियोसोम नाम एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आप पेपर देखोगे नीट 2017 में क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से किस ऑर्गेनिज्म में स्प्लाइसियोसोम नहीं होते, है ना। और ऑप्शन में बैक्टीरिया लिखा है, फंगी लिखा है, फिर एक प्लांट का नाम लिखा है और एक एनिमल का नाम लिखा है। आंसर क्या होगा? प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट। तो बैक्टीरिया ऑप्शन सर दिया था, बैक्टीरिया। ना। तो जैसा मैंने कई बार बोला है कि अगर एनसीईआरटी से बाहर आएगा तो बस एक वर्ड आपने पढ़ लिया और ये चीज यूकैरियोट में अप्लाई होती है तो बस प्रोकैरियोट में नहीं होती, तो आंसर आपका होगी। कहने को क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं दिया है, स्प्लाइसियोसोम के बारे में कुछ नहीं दिया। जब वही नहीं लिखा तो ये कैसे बताएंगे कहाँ होता है कहाँ नहीं। बस आपको एक लाइन एक्स्ट्रा याद रखनी कि स्प्लाइसिंग करने के लिए, काटने के लिए, इंट्रॉन को रिमूव करने के लिए जिन प्रोटीन की जरूरत होती है उनको स्प्लाइसियोसोम कहते हैं। इसको बनाने के लिए जो आरएनए होता है ना, प्रोटीन बनाने के लिए कोई ना कोई आरएनए चाहिए आपको, तो इसको बनाने के लिए जो आरएनए होता है दैट इज एसएनआरएनए। अभी आपने एसएनआरएनए लिखा था आरएनए पॉलीमरेज 3 में, तो जो एसएनआरएनए का रोल है वो यही है। एसएनआरएनए स्प्लाइसियोसोम बनाता है जिनका यूज है एमआरएनए को स्प्लाइस करने के लिए, एमआरएनए से इंट्रॉन को रिमूव करने। अब हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी? मान लीजिए मैं डीएनए या आरएनए है, मान लीजिए इस आरएनए को काटना है तो मैं आरएनएज एंजाइम को डाल देता, इसके वैसे टुकड़े हो जाते, बाद में उसको डीएनए लाइगेज से जोड़ लेता। ऐसा क्यों नहीं किया? उसका भी रीजन है। अगर आप ऐसा करोगे तो ये आगे पीछे हो जाएंगे। E1 के बाद E2 आए, E2 के बाद E3 आए, E3 के बाद E4 आए, ये भी तो इंश्योर करना है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये पूरी एक ही जीन है, यहाँ से यहाँ तक ये मोनोसिस्टोनिक जीन है, तो आप इसके न्यूक्लियोटाइड को आगे पीछे नहीं कर सकते। सो दैट्स वाई हमें एक ऐसा मॉलिक्यूल चाहिए जो इनको इसी सीक्वेंस में रख के इंट्रॉन को रिमूव करे।
तो इस सीक्वेंस में रख के कैसे रिमूव होगा, इसको कहते हैं लूप फॉर्मेशन से। कि जैसे मान लीजिए आपको ये रस्सी है, कोई यहाँ से यहाँ तक रस्सी अलग करनी है, तो क्या करोगे, इस रस्सी में यहाँ से पकड़ के एक गांठ लगा दो, फिर काट दो। तो गांठ लगाने से आपको पता है कि इसके बाद ये वाला हिस्सा ही आएगा। तो ऐसे ही स्प्लाइसियोसोम काम करते, दे वर्क लाइक दिस, ये इस तरीके से काम करते। ये पॉली ए है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एट 3 प्राइम एंड, यहाँ पे 7 mg की कैपिंग है एट 5 प्राइम एंड। ये हमारा E1 है, ये E2 है, ये E3 है, ये E4 है, ये I है, ये I है, ये I। इनको काटने के लिए यहाँ पे प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं कटिंग करने के लिए, सो दैट I हट जाए और E3 के बाद E4 आए। ये भी नहीं कि E3 घूम के आ जाएगा, E3 का ये वाला एंड E4 के इसी एंड से जुड़ेगा। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो रेड लाइन बनी है, दीज आर स्प्लाइसियोसोम। जब ये काट के अलग कर देंगे तो यहाँ से फाइनली आपको मिल जाएगा ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें E1 है, E2 है, E3 है, E4 है, पॉली ए टेल है 3 प्राइम पे, 7 mg है 5 प्राइम पे, एंड दिस इज कॉल्ड मैच्योर mRNA या प्रोसेस्ड mRNA। जो ट्रांसलेशन में जाएगी, है ना। आई को रिमूव कर, आई हट गए, 3 आई थे, तीनों आई हटा दिए गए। तो कैपिंग, टेलिंग और स्प्लाइसिंग, ये 3 इवेंट्स हैं mRNA की प्रोसेसिंग में। बुक में एक पैराग्राफ दिया है, रैंडम दी चीजें, मैं आपको अलग अलग करके पढ़ा रहा हूँ कि mRNA में कौन सा मॉडिफिकेशन आएगा, tRNA में भी हम देख लेंगे कौन सा है, और rRNA में कोई होता नहीं। सर, हाँ बेटा। इस प्रोसेस के लिए 48 आवर्स लगते हैं। नहीं नहीं नहीं, 48 आवर तो ये बनने के बाद, अब इसके बाद आएगा। mRNA के बनने से और इस प्रोसेस के होने में तो डिपेंड करता है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग टाइम्स हो। किसी में 1.5-2 घंटे में काम हो जाएगा, किसी में 30-35 मिनट में ये सारा हो जाएगा। और mRNA का अलग टाइम होगा, tRNA का अलग टाइम लगेगा, है ना। तो अलग अलग RNA के लिए टाइम अलग, और अलग अलग ऑर्गेनिज्म में भी टाइम अलग। 48 आवर्स लगते हैं hnRNA बनने के बाद से लेके और इसको प्रोटीन सिंथेसिस में जाने के लिए। HNRNA मैच्योर है ना? hnRNA मैच्योर नहीं होता, hnRNA इमैच्योर है, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है, जो एग्जैक्टली ट्रांसक्रिप्शन से बना यूकैरियोट में। जो मैच्योर होगा उसको hnRNA नहीं बोल सकते आप, ये मैच्योर mRNA या प्रोसेस्ड mRNA कहलाएगा, जिसमें ये प्रोसेसिंग हो चुकी है। डन। यस सर। ओके, व्हाट अबाउट tRNA? सर थोड़ा सा राइट करना पेपर पीछे वाला। जल्दी देखो। डन सर। tRNA tRNA के केस में आप क्या करें? अब ऐसे tRNA में भी आपके पास एक tRNA बना होगा 5 to 3, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये क्या है, ये से बोलते हैं, जैसे वो hnRNA कहलाता है, mRNA का प्रिकर्सर। वैसे ये क्या है, दिस इज tRNA प्रिकर्सर। प्रिकर्सर मतलब पहला वाला स्ट्रक्चर, जो यहाँ पे प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट का काम करता है। ट्रांसक्रिप्शन के ठीक बाद जो बनेगा वो है। अब आपसे कहा जाए कि tRNA का प्रिकर्सर या प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट ऑफ tRNA कौन बनाएगा, तो RNA पॉलीमरेज 3, क्योंकि ये काम RNA पॉलीमरेज 3 करता है। अभी आपने तीनों RNA पॉलीमरेज से कौन कौन से RNA बनेंगे वो आप लिख चुके हैं पहले से। तो ये 3 से। mRNA का प्रिकर्सर किससे बना, hnRNA किससे बना, RNA पॉलीमरेज 2 से बना। तो ये, अब इसकी खास बात क्या है कि ये बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है। tRNA का जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होता है ना,
इट्स ए लार्ज मॉलिक्यूल। और टीआरएनए जो प्रोटीन सिंथेसिस में हम यूज करेंगे कल वाली क्लास में, वो टीआरएनए मुश्किल से 75 से 95 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होते हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे। हमारे पास 20 अमाइनो एसिड है, हर अमाइनो एसिड का एक स्पेशल टीआरएनए होता है, सो वी नीड 20 डिफरेंट टाइप ऑफ टीआर। 20 अमाइनो एसिड्स के लिए 20 टीआरएनए होते हैं। अब ये सारे टीआरएनए एक ही मॉलिक्यूल से बन जाते हैं, तो इसका मतलब एक बड़े से मॉलिक्यूल को छोटे छोटे टुकड़ों में करना होता है। तो छोटे छोटे टुकड़ों में करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहला इसमें मॉडिफिकेशन क्या होगा, उसको बोलते हैं क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब है इसको हम ब्रेक करने वाले। सो फर्स्ट यहाँ पे क्या होगा, क्लीवेज। क्लीवेज करने के लिए एक एंजाइम चाहिए, दिस इज डन बाय एंजाइम राइबोन्यूक्लियेज, कैपिटल पी। यहाँ पे एक एंजाइम है, आरएनए को काट रहे हो तो न्यूक्लियस में राइबोन्यूक्लियस डैश पी। ये एंजाइम है जो इस बड़े से टुकड़े को कई सारे छोटे छोटे टुकड़े में 5 प्राइम टू 3 प्राइम के कई सारे सेक्शन में चेंज कर देगा ऐसे। तो दीज आर स्मॉलर टीआरएनए। छोटे छोटे बन के 5 to 3, 5 to 3, 5 to 3, 5 to 3। तो एक बड़े से मॉलिक्यूल को छोटे से मॉलिक्यूल में तोड़ने के लिए हमें क्लीवेज करना। अब इसके बाद क्या होता है, दूसरा इवेंट देख लेते हैं। किसी भी टीआरएनए में आप कोई भी, जो 20 टीआरएनए हमें चाहिए, हर एक टीआरएनए के 3 प्राइम एंड पे जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं दे आर ऑलवेज फिक्स, और वो होते हैं CCA। ये 3 आएंगे, साइटोसिन, साइटोसिन, एडेनिन, और ये 3 प्राइम एंड पे फिक्स आएंगे। जो लास्ट वाला एडेनिन है वो लास्ट अमाइनो एसिड होगा एट 3 प्राइम। तो जो CCA है वो अलग से ऐड किया है। तो इसमें अब हम क्या करने वाले हैं, सेकंड हमारे पास एक ऑप्शन, वो क्या है, दैट इज एडिशन ऑफ CCA सेगमेंट एट 3 प्राइम एंड। ये 3 प्राइम एंड पे ही होगा, और इसमें 3 प्राइम में जो लास्ट वाला ए है वो 3 पे जाएगा। तो इसका मतलब ये सारी बातें आएंगी, है ना। इसमें जितने भी आप बनाओगे लास्ट में CCA, है ना। इट लुक्स लाइक कि जैसे मान लीजिए मैंने ये बनाया तो यहाँ CCA, तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो गया। किसी और में बनाया तो ये लास्ट में CCA 3 प्राइम है, 5 प्राइम है, ऐसे। तो CCA सेगमेंट 3 प्राइम एंड पे होता है, ऑलरेडी एग्जाम में नीट में आया हुआ क्वेश्चन। ये कहाँ होगा, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ डी नाइट्रोजनस बेस CCA, जो आने ही आने। इसके अलावा एक तीसरी चीज भी है कि टीआरएनए में बहुत सारे अनयूजुअल बेस होते हैं। नॉर्मल बेस कौन से हुए आरएनए के, एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन, ग्वानिन, 4 ही बेस हैं, वो यूजुअल बेस हैं, 4 नाइट्रोजनस बेस है। टीआरएनए में खास बात क्या होती है कि बहुत सारे अनयूजुअल बेसेस होते हैं। वो अनयूजुअल बेस बनेंगे और टीआरएनए में बीच बीच में जो है वो जुड़ जाएंगे, मॉडिफाई हो जाएंगे। तो थर्ड इज मॉडिफिकेशन, इसको बोलते हैं बेस मॉडिफिकेशन। बेस का मतलब नाइट्रोजनस बेस। बेस मॉडिफिकेशन, बेस मॉडिफिकेशन का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ अनयूजुअल बेसिस। बेसिस मतलब नाइट्रोजनस बेस। ये और कहाँ पे आएंगे, क्योंकि वो 20 टीआरएनए है तो सबके स्ट्रक्चर अलग अलग है, आपको तो किसी का भी नहीं पढ़ना है, किसी एक का भी नहीं पढ़ना है कि उसका एक में कहाँ आएंगे, बट होंगे जरूर। तो आपको ये याद रखने हैं कौन कौन से ये होते हैं। एक है यूरेसिल से मॉडिफाई होके बनेगा स्यूडो यूरेसिल, इसको साई से शो करते हैं। इसी तरीके से डाई हाइड्रो यूरेसिल, यूरेसिल मॉडिफाई होके क्या बना देगा, डाई हाइड्रोस, DHU लिखा जाता है। इसी तरीके से ग्वानिन से मॉडिफाई होके अभी हमने क्या बनाया था, मिथाइल ग्वानोसिन, स्मॉल mg लिखा जाता है, 7 मिथाइल ग्वानोसिन अभी आपने लिखा। इसी तरीके से मिथाइल साइटोसिन है,
स्मॉल एम कैपिटल सी लिखा जाए, और एक आइनोसिन भी है, कैपिटल आई। सो दीज आर फ्यू अनयूजुअल बेसिस जो टीआरएनए में बीच बीच में आए। मतलब आप ऐसे मान लीजिए कि मैच्योर टीआरएनए का स्ट्रक्चर क्या होगा, वो एक छोटा सा मॉलिक्यूल होगा जिसके 3 प्राइम पे CCA आएगा, और बीच बीच में जो है वो अनयूजुअल बेसेस आएंगे, और पूरी की पूरी लेंथ जो बनेगी, ये स्मॉल टीआरएनए कितने लेंथ के, दे आर अप्रोक्सीमेटली 75 to 95 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग। जो स्मॉलर टीआरएनए होते हैं वो 75 से 95 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होते हैं। ऐसे 20 टीआरएनए हमें चाहिए। ये हमारा ट्रांसक्रिप्शन और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जो होना चाहिए वो सब हमने इसमें कंप्लीट कर लिया। अब आप कल पढ़ेंगे जेनेटिक कोड, और फिर उसको यूज करके प्रोटीन की सिंथेसिस, उसी में टीआरएनए का स्ट्रक्चर भी आएगा तो आपको, जो कि वो हमें चाहिए तो वो भी आप। तो वी हैव जेनेटिक कोड, प्रोटीन सिंथेसिस, देन वी हैव रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ये 3 टॉपिक। उसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसी हफ्ते क्लास खत्म होनी है, मतलब आपका बॉटनी फिनिश होता है। अगर वो रह जाता है तो भी आप उसे लाइन बाय लाइन आपको मैं लिख के दे दूंगा, वो याद करना है। उसमें कुछ भी समझने का नहीं है, बिकॉज आप समझ ही नहीं सकते, इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड। उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ उसके सेलियंट फीचर्स हैं, कुछ उसकी टेक्निक है, और कुछ उससे फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव्स। तो HGP के बारे में जो आपकी बुक में दिया, आज तक उससे बाहर कोई वर्ड पूछा नहीं गया उस टॉपिक में, तो कोई जरूरत ही नहीं है आपको उसके बाहर जाने। सर हफ्ते हम फिनिश कर लेंगे 40। बोलो बेटा। सर एडिशन ऑफ CCA सेगमेंट रिपीट कर दीजिए। टीआरएनए का जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो टीआरएनए का स्ट्रक्चर लुक्स लाइक दिस, ऐसा कुछ होता है, कल हम बना देंगे। ये एक लाइन थी जिसको मैंने घुमा घुमा के ऐसे बना दिया, ये 5 प्राइम है, ये लंबा सा होगा, यहाँ लास्ट में CCA आए, और फिर 3 प्राइम एंड। ये जो 3 नाइट्रोजनस बेस है ना, ये लास्ट में जोड़े जाते, ये डीएनए से ट्रांसक्राइब होके नहीं आए, ये मतलब है। ओके सर। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में कल मिलते हैं। आप लोग थोड़ा सा चाहो तो एनसीईआरटी से भी पढ़ लीजिएगा, जेनेटिक कोड में हमें कुछ भी बाहर का नहीं पढ़ना। अब बेसिकली बाहर का कहीं नहीं आएगा, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में कुछ चीजें आपको लगेंगी बाहर की, वरना आपको सब एनसीईआरटी है, क्योंकि हम प्रो कैरियोट तक फिक्स्ड है, हमारी लिमिटेशन है। हमें आगे का जो भी कंटेंट पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ ई कोलाई के रिस्पेक्ट। चलो, हैव अ नाइस डे। नोट्स में आपको भेज दूंगा। ओके सर। ओके Okay, sir. Bye. ओके सर। ओके सर, बाय सर।